हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो है हमारा क्विक रिवीजन। ठीक है, राइट टाइम पे राइट काम करना चाहिए। तो क्विक रिवीजन बेटा 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 क्या रहेगा, जो लोग हमारी लॉन्ग वीडियो देखे होंगे 80 क्वेश्चन मैंने पूरा कराया था, पूरा पूरा उसी को क्या करेंगे, जल्दी से कंक्लूड करेंगे। क्योंकि मैं रिवाइज करूंगा तो आपका जो कुछ थोड़ा छोटा मोटा जो प्रॉब्लम होगा वो सही हो जाएगा। और आप घर ऐसे 2-4 घंटे बुक लेके बैठे रहोगे, आपको रिवाइज क्या एक टॉपिक नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा वीडियो देखो, सीधा सीधा काम खत्म, पूरा चैप्टर रिवाइज जाके कर, सीधा सीधा एग्जाम देके आओ बेटा। ठीक है, तो जो लोग को नॉलेज होगा कहीं ना कहीं ऑलरेडी इस चैप्टर के बारे में, वो उनके लिए फायदा होगा। दूसरी बात, जो लोग मेरे लॉन्ग वीडियो देखे होंगे उनके लिए भी फायदा होगा। तो बेटा इसलिए क्विक रिवीजन इसका नाम है। ठीक है, थंबनेल में देखो ना, क्विक रिवीजन पहले से लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पर बेटा ये जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में चैप्टर को हमने डिवाइड कर दिया है। जो लोग नए होंगे इसलिए उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ, पुराने तो मालूम ही है। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 में पार्ट 1 के अंदर लॉज ऑफ मोशन है, पार्ट 2 के अंदर हमारा फ्री बॉडी डायग्राम है, ब्लॉक, प्ली एंड लिफ्ट, सेंटर ऑफ मास। पार्ट 1 के अंदर लॉज ऑफ मोशन बड़ा पार्ट है, वर्क एनर्जी पार्ट है, मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कोलिजन एंड टाइप्स ऑफ कोलिजन। ठीक है, तो बहुत बड़ी बड़ी अलग अलग टॉपिक्स है बेटा। फ्री बॉडी डायग्राम में पुली, ब्लॉक एंड लिफ्ट ले लो, इस पर जितने क्वेश्चंस आए होंगे सब, मैं बोला ना, सारी की सारी क्वेश्चंस मैंने कराए हुआ है। ठीक है, अभी आपके सामने आएगा। तो सीधा सीधा स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यार। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो अरे भाई मोशन तीन तरीके से लॉ, न्यूटन के 3 लॉज है यार। कि कोई ऑब्जेक्ट जैसा है वैसा रहना चाहता है, ठीक है, रुका रहना चाहेगा, चल रहा चलते रहना चाहेगा इनर्शिया की वजह से, फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या है, फोर्स और मास, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर एक्सीलरेट कराना है तो उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा मास कितना है। ठीक है, जितना बड़ा मास रहेगा उतना ज्यादा क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। तीसरा क्या, एक्शन करोगे वह तो रिएक्शन होगा, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, जैसे करनी वैसी भरनी। ठीक है, तो यही चीज आपको समझाया। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर नोट्स बहुत डिटेल में समझाया मेरा बेटा। अगर आपको चाहिए पूरा डिटेल्ड तो कहीं ना कहीं आपके जाके फिर से बोल रहा हूँ, लॉन्ग वीडियो देखो। नहीं तो यहाँ पर फर्स्ट लॉ क्या है, तो लॉ ऑफ इनर्शिया। अब वही चीज मैंने समझाया। इनर्शिया 3 तरीके से होती है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है बेटा, कोई भी गाड़ी किधर भी जाती है, जब मुड़ती है, जिधर टर्न करती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आप जाते हो कि नहीं। मतलब आप जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में रहना पसंद करते हो। मोशन में हो तो मोशन में रहना चाहोगे, ठीक है, रुके हो तो रुके रहना चाहोगे, यही चीज है ना यार। सेकंड लॉ क्या बोलता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। अब मोमेंटम होता क्या है बेटा, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम क्या होता है, एक्सीलरेशन। तो आपको ये फार्मूला मालूम होना चाहिए। अच्छा, फोर्स इनटू टाइम इसको मोमेंटम बोलते हैं, लेकिन फोर्स इनटू टाइम को बेटा इंपल्स बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, तो रियल लाइफ एग्जांपल और सारी चीजें मैंने ये सब समझाया, ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद थर्ड लॉ क्या है बेटा, थर्ड लॉ क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहां पर लगेगा। क्यों, जितना फोर्स नीचे लगाओगे उतना फोर्स ऊपर लगेगा। देखो ना आपके सामने ये पिक्चर जो है बहुत अच्छे से दिखा रहा है सारी चीजें। ठीक है, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। फिर अब आपके सामने सीधे सीधे यहाँ पे क्वेश्चन है बेटा, और इसकी बात करते हैं। तो एमएसटीसीडी 2025 का जो क्वेश्चन है, which of the following person is an inertial frame of reference। तो inertial frame of reference में कौन सा पर्सन है बेटा, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, ऑलरेडी मैंने क्या किया है, हाईलाइट करके रखा है। आपको सिंपल सीधा सीधा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर दूं। अगर कहीं एक्सीलरेशन बेटा, अगर एक्सीलरेशन मान लो, अगर एक्सीलरेशन 0 है तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। अगर अगर एक्सीलरेशन 0 नहीं है, चेंज हो रहा है, तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं होगा, बस सीधा बात। अब कोई चीज स्लो हो रहा है, वेलोसिटी बदल रही है, तो एक्सीलरेशन बदलेगा तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं होगा, नॉन इनर्शियल होगा। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगी तो एक्सीलरेशन ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। इतना सिंपल भाषा मैंने आपको समझा दिया। ठीक है बेटा, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो फटाक से कर लेना, कोई टेंशन नहीं। उसके बाद मशीन गन फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 35 ग्राम विद स्पीड ऑफ 600 मीटर पर सेकेंड। द पर्सन holding the gun can exert the maximum force 147 Newton on it. The number of bullets that can be fired from the gun per second is। अब देखो आपके सामने एमएसटीसीटी 2025 का क्वेश्चन है बेटा। मास दे रखा है बुलेट का 35 ग्राम, उसको केजी में चेंज करोगे 0.035 क्या हो जाएगा, केजी हो जाएगा। वेलोसिटी दे रखा है यार, मास फोर्स दे रखा है ज्यादा से ज्यादा एक 147 न्यूटन। वो बंदूक की गोली ज्यादा, अगर मान लो गोली मारोगे तो ज्यादा से ज्यादा एक 147 न्यूटन बर्दाश्त कर सकती है गन। तो एक सेकंड में कितनी गोली मारी जाए, तो सीधा सीधा यार फोर्स बराबर मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम होता है। तो पहले एक गोली की बात करो, एक गोली का वेलोसिटी रख दो, तो सब कुछ रखोगे तो यहां पर आ जाएगा 21 न्यूटन। एक गोली का फोर्स मिल गया।
तो सीधा सीधा एक गोली, एक बुलेट का 21 न्यूटन, तो मान लो नंबर ऑफ बुलेट n ले लिया जाए तो 147 न्यूटन, तो n है कितना, तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, वैसे भी देख लो ना यार, 21 से इसको डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा कितनी बुलेट, तो 21 7 जा कितना है आपका 147। ठीक है, इस तरीके से आराम से आ जाएगा। तो बेटा फार्मूला लगाना है वही, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, बस यही सेम चीज। ठीक है, आ सकता है क्वेश्चन बेटा, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन two different masses independently and produces acceleration a1 a2 when the same force acts on their combined mass the acceleration produced is। ठीक है, बहुत बड़ी बात है, यहाँ पर एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक 2 है, और सब में फोर्स बराबर लगा रहे हैं, एक्सीलरेशन अलग अलग होगा बेटा, कोई मास अगर कम है तो एक्सीलरेट ज्यादा करेगा, मास ज्यादा है तो एक्सीलरेट कम करेगा, ऑब्वियस सी बात है यार। ठीक है, उसके बाद दोनों मास को कंबाइन कर दिया गया तो एक एक्सीलरेशन आया ए नेट। तो अब बोल रहा है कि ए जो निकलेगा एक्सीलरेशन कितना होगा, सिंपल भाषा में बता रहा हूं बेटा, यहाँ पर m1 बराबर f अपॉन a1 हो जाएगा, m2 f अपॉन a2 हो गया, m1 प्लस m2 f अपॉन a नेट हो जाएगा टोटल मास। टोटल मास m1 की जगह पर ये वैल्यू रख दिया, m2 की जगह पर ये वैल्यू रख दिया, उसके बाद f हर जगह कट गया, ये मिल गया 1 अपॉन a नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 प्लस 1 अपॉन a2। अगर नेट फोर्स क्या है, सब में सेम लगाया जाए, अलग अलग सेपरेट सेपरेट और कंबाइन करा के, फिर आपको सीधा सीधा ए नेट मिलेगा a1 a2 डिवाइड बाय a1 प्लस a2। याद रखना, ये जरूरत पड़ेगा, अगर डायरेक्टली क्वेश्चन भी किया जा सकता है इससे बेटा। अब देखो नेक्स्ट है आपके सामने बेटा, a conveyor belt is moving with constant velocity v, sand being dropped on the belt at the rate of m kg per second। देखो बेटा कैपिटल m kg पर सेकेंड, तो मास डिवाइड बाय टाइम दे रखा है, याद रखना। हाँ, और v बराबर दे रखा है, ये v दे रखा है। ठीक है, कह रहा फोर्स बताओ, फोर्स होता है मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी यार। अच्छा, मास डिवाइड बाय टाइम का नाम इसने दे रखा है क्या, कैपिटल एम, यहाँ पे रख दिया। वेलोसिटी को चेंज कितना हो रहा है v, और ये हो जाएगा न्यूटन, तो हमारा हो गया एम वी न्यूटन, दिया गया आंसर। ठीक है, तो बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल चैप्टर है, चैप्टर सिंपल है, समझ गए तो। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है यार, जितने भी फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन से बचपन में पढ़ाए जाते थे यार, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये जो फोर्स होते हैं वो नॉन कॉन्टैक्ट होते हैं, बाकी ये सब फोर्स कॉन्टैक्ट होते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है बेटा, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, सॉरी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज पुल्ड अलोंग अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद अ रोप ऑफ मास m by force F, the acceleration of the block will be। क्या सिंपल क्वेश्चन है यार, ब्लॉक है कैपिटल M और एक रस्सी स्मॉल m उससे खींची जा रही है, तो बताओ एक्सीलरेशन क्या होगा। एक्सीलरेशन होता है फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास, फोर्स है हमारा कैपिटल F और टोटल मास है बेटा ये ब्लॉक और रस्सी का मास, दोनों को ऐड कर दो, आंसर। ठीक है, रिवीजन हो जाएगा ना बेटा, हो रहा है ना फटाफट, ऐसे आप फटाफट देखते रहो कि हाँ ये हो जाएगा, हाँ सर थोड़ा सा पॉज करो, हाँ ये हो जाएगा, ठीक है डायरेक्टली, ठीक है काम खत्म। अब फिर से देखो वही क्वेश्चन आ गया ना पहला, a force produce an acceleration 6 meter per second square in a body of mass m1, acceleration 4 meter per second। ठीक है, then combination of masses m1 m2, if the same force is applied only on mass m2 kg then acceleration produced in it। तो क्या बोल रहा है यार, अब a2, ठीक है, अब यही क्वेश्चन को घुमा कर कितना भी बोल दे, अगर सेम फोर्स लगा रहे तो फॉर्मूला होता है ए नेट बराबर, अब सर ट्रिक, हाँ अब याद रखो बेटा ट्रिक, अगर मान लो दो अलग अलग ब्लॉक है उस पर फोर्स लगा रहे हो, कंबाइन करके फोर्स लगा रहे हो, सेम फोर्स है, तो फॉर्मूला रहेगा ए नेट इज इक्वल टू a1 प्लस a2 डिवाइड बाय a1 प्लस a2। ट्रिक याद रखो, शॉर्टकट, काम खत्म। ठीक है, बहुत सिंपल मेथड। ए नेट दे रखा है 4, a1 दे रखा है, a2 पूछ रहा है, देखो ना दूसरे मास के लिए एक्सीलरेशन बताना है, तो सीधा सॉल्व करोगे कितना मिलेगा बेटा, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन कर चुके हो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है, एन एयरक्राफ्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड इन स्पेस, इफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर बैलेंस्ड देन इट विल। तो अगर मान लो एक एयरक्राफ्ट है जो मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो कहीं ना कहीं एयरक्राफ्ट जो है वो आगे हवा में चलती ही रहेगी यार, कांस्टेंट सेम वेलोसिटी से चलती रहेगी। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, सेम वेलोसिटी से चलती रहेगी, फोर्स बराबर भली से हो तो उसका मतलब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन बेटा, a body of mass 5 kg is moving in a straight line, the relation between its displacement and time। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ये रिलेशन दे रखा है। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द एंड ऑफ 5 सेकेंड, टाइम दे रखा है 5 सेकेंड। अब ध्यान देना, यहाँ पर मास दे रखा है बेटा, ठीक है मास दे रखा है,
ठीक है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, फोर्स आपसे पूछा है टाइम 5 सेकंड में, फोर्स बराबर होता है डीपी अपॉन डी एम डीवी अपॉन डी एम में होता है। अब सवाल ये है यार कि मास तो दे रखा है, ये एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा, एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा, तो डी बाई डी टी ऑफ ए, एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा, डी बाई डी टी ऑफ ए, मतलब सॉरी हमारा डी बाई डी टी ऑफ ए, एक्सेलरेशन लाओगे कहां से यार, तो पहले जब कभी डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हो तो वेलोसिटी मिलता है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हो तो एक्सेलरेशन मिलता है, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 60, डिफरेंशिएट करोगे 60 आएगा, उसके बाद यहां पर 60 रख दोगे, टाइम दे रखा है कितना 5 सेकेंड, तो यहां पर रख दोगे 6 5 या 30, 35 या 150 न्यूटन, ये आ जाएगा। ठीक है बेटा, मतलब यहां पर सीधा सीधा कहने का मतलब ये रिवीजन में ये है मतलब कि बेटा यहां पर आपको ये मिलेगा कि डिस्टेंस अगर मालूम है या डिस्प्लेसमेंट मालूम है तो डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन। वही चीज अगर आपको मालूम हुआ तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओगे कि F बराबर m इंटू ए, सीधा वही लगा तो काम खत्म। ठीक है, इसको बोलते हैं वेरिएबल फोर्स बेटा, तो वेरिएबल वाला कहानी यहां पर है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है हमारा फर्स्ट पार्ट के अंदर, दूसरा वर्क एनर्जी एंड पावर। अब वही यार वर्क के लिए हम लोग यही देखते थे कि वर्क बराबर F इंटू एस होता है, F डॉट एस, एफ एस कॉस थीटा, थीटा अगर 0 होगा तो फोर्स मैक्सिमम होगा, थीटा 90 होगा तो फोर्स 0 होगा। फोर्स तीन तरीके से होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। पॉजिटिव मतलब जिधर फोर्स लगा रहे हो उधर अगर डिस्प्लेस करिए तो पॉजिटिव, नेगेटिव डायरेक्शन में, उल्टा डायरेक्शन में अगर कोई चीज मूव करिए तो नेगेटिव फोर्स वर्क। अच्छा, वर्क अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क कभी भी होता ही नहीं है, जीरो वर्क होता है, तो यही फार्मूला है आपको। अच्छा, इसी को आप कहीं ना कहीं काइनेमेटिक इक्वेशन का यूज करके वर्क बराबर mgh भी होता है, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क बराबर हाफ एम वी माइनस यू भी होता है, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क ही काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ही पोटेंशियल एनर्जी है, तो इसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो ये याद रखना। अब उसके बाद यहां पर आप याद रखना पावर क्या होता है बेटा, पावर होता है सीधा सीधा वर्क डिवाइड बाई टाइम। तो व्हाट इज पावर, तो पावर इज नथिंग बट वर्क डिवाइड बाई टाइम। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पे बोल सकते हैं वर्क पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी। तो ये याद रखना है, ये अगर याद रख रहे हो तो आप कहीं ना कहीं इसका अगर एरिया निकालोगे एफ और वी का तो पावर मिलेगा, और एफ इंटू टी का अगर एरिया निकालोगे तो बेटा याद रखना, क्योंकि इस पर ग्राफिकल में क्वेश्चन आए हुए हैं, फोर्स और टाइम का अगर आप एरिया निकालोगे, शेडेड एरिया बेटा, फोर्स और टाइम का शेडेड एरिया निकालोगे तो मोमेंटम मिलेगा। तो इस पर क्वेश्चन आए हुए हैं ऑलरेडी, इस पर ऑलरेडी क्वेश्चन आए हुए हैं, हाँ, तो याद रखना। उसके बाद अब आपके सामने क्वेश्चन है बेटा, अ कांस्टेंट फोर्स F इज इक्वल टू, दे रखा है, ठीक है बेटा, F दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट R दे रखा है, ठीक है, वर्क बताना है, वर्क बराबर होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन वर्क में आ सकता है ना, डॉट लेने के लिए I को I से, J को J से, K को K से मल्टीप्लाई करना होता है, इसको कर लो 15 जूल आ जाएगा। पावर होता है वर्क डिवाइड बाय टाइम, तो वर्क डिवाइड बाय टाइम, जितना वर्क है उसको टाइम से डिवाइड कर दो, पावर भी मिल जाएगा। समझ में आया ना, तो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट समझा करो बेटा, आप बाकी आगे बढ़ा करो। अगर आपको लग रहा है ना हाँ सर मेरे से हो जाएगा, मेरे से हो जाएगा, अगर आपको लग रहा है ना कि आपसे हो जाएगा, आपसे हो जाएगा, हाँ ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसके अंदर ये करोगे, ये करोगे, ओके, आगे बढ़ा करो, बढ़ा करो। मैं बोल रहा हूँ ये मैं इतना फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो छोड़ो, आप क्या काम करो ना, स्पीड को डबल एक्स कर दो, ठीक है, ट्रिपल कर दो। क्यों, क्योंकि आपको अगर आ रहा है कि ये क्वेश्चन हो जाएगा तो हो गया ना, आगे बढ़ो फटाफट, क्योंकि यहाँ पर टाइम पास करने की जरूरत नहीं है बेटा क्विक रिवीजन में कि आप एक एक क्वेश्चन कर लो। अगर आपको लग रहा हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो ट्राई करो, एक बार प्रैक्टिस करने के लिए ट्राई कर लो, ठीक है, तो मेरे साथ में ट्राई कर लो, तो 2-3 घंटा और एक्स्ट्रा लग जाएगा, रोक रोक कर ट्राई करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। तो प्लीज ये बहुत काम का वीडियो रहेगा यार। तो यहाँ पर पी दे रखा है, ये क्यू दे रखा है, ठीक है, पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पी इतना, क्यू इतना, अंडर फोर्स एफ दे रखा है, वर्क आपसे बताना है, तो पी दे रखा है, क्यू दे रखा है, मैंने आई जे के फॉर्म में लिख दिया। क्यों लिखा बेटा, क्योंकि ये आई जे के फॉर्म में है, आई जे के फॉर्म में कौन है अपना फोर्स, तो ऑटोमेटिक आई जे के, तो आई मतलब एक्स, जे मतलब वाई, और के मतलब क्या 5। अब इसमें से आपको क्या काम करना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है बेटा, हमेशा जहां से जहां जा रहा है, यहाँ फर्स्ट से सेकंड जा रहा है ना, तो हमेशा क्यू माइनस पी लेंगे, हाँ, पी माइनस क्यू नहीं, तो क्यू माइनस पी लेंगे, इसको आपस में माइनस कर देंगे, ये जो वैल्यू आएगी क्यू माइनस पी, और इसको फोर्स को क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, ये डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा -12 जूल, ठीक है, आप चेक कर लो यार। बस थोड़ा सा यहाँ पे ये जानना है कि एक पॉइंट अगर कोऑर्डिनेट एक ना हो, दो दो दे रखा हो, तब क्या करेंगे यार, तब डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि पी माइनस क्यू या क्यू माइनस पी, तो बेटा क्यू माइनस पी होता है। इतनी बातें हैं जो समझने के लिए है ना। उसके बाद अकार मूविंग मास एम,
moving mass with m with velocity u on a straight road doubles the velocity in a time. तो बोल रहा है मास m है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u है, इसके मास को डबल कर दिया जाए, द पावर डिलीवर्ड बाय द इंजन, तो कह रहा पावर कितना होगा इंजन से। तो एक बेटा सीधा सीधा पावर होता है कितना, वर्क डिवाइड बाय टाइम। यहाँ पे वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय टाइम, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m। और देखो ना फॉर्मूला आप चाहो तो ये सीधा सीधा यार, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ m, ठीक है, और v ये m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर लगाओ ना, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो फाइनल वेलोसिटी कितना है यार, हाफ m। फाइनल वेलोसिटी है कितना, 2u, तो 2u का स्क्वायर करो ना, और माइनस u कितना, इनिशियल वेलोसिटी कितना है u, देखो ना इसका स्क्वायर करो तो 4 माइनस 3 हो जाएगा ना यार, तो 3u mu स्क्वायर डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा यार, 3mu स्क्वायर डिवाइड बाय 2। सर आप जब पढ़ा रहे थे उसमें लॉन्ग मेथड में, जब आप लेंदी पूरा वीडियो बना रहे थे तो इसको कितना टाइम लग रहा था, है ना, सॉल्व करने में। अब रियल में 1 मिनट के अंदर हो जाएगा, हाँ बेटा हो जाएगा। वो बेवकूफ नहीं है जो पेपर बनाया हुआ है, पेपर बनाने वाला ऐसा सेट करता है कि कुछ क्वेश्चन 10 सेकंड में हो जाएंगे, 20 सेकंड में, 50 सेकंड में, कुछ 2 मिनट लगेंगे, जनरली 1 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। आप देखोगे फटाफट हो जाएगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी टाइम दे रखा कितना बेटा, 1, टाइम कितना दे रखा है यार, इंजन ऑफ द कार ऑफ द डबल देन वेलोसिटी इज, देन क्या बोल रहा है, डबलिंग द वेलोसिटी इज, तो आप कहना जो टाइम टी, तो टाइम टी के फॉर्म में तो यहाँ पे टाइम टी रख देंगे, वर्क डिवाइड बाय टाइम टी, समझ रहे हो ना, सिंपल है यार, मैं बोल रहा हूं अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो ना तो एकदम इजी है, मजाक है। नेक्स्ट है आपका टाइम डिपेंडेंट फोर्स T इज इक्वल टू F इज इक्वल टू दे रखा है, मास दे रखा है एक्ट्स ऑन 1 kg बॉडी, पावर एट 3 टाइम, पावर एट T इज इक्वल टू 3 सेकेंड। ये क्वेश्चन अच्छा है बेटा, फोर्स दे रखा है टाइम के फॉर्म में, मास दे रखा है, पावर आपसे पूछा है 3 सेकंड में, पावर होता है बेटा F डॉट V। अब सवाल ये है कि F तो मालूम है लेकिन V नहीं मालूम है ना यार, F तो मालूम है लेकिन V नहीं मालूम है। अब एक बात यहाँ पे है बेटा, डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करोगे, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे, एक्सीलरेशन बार बार बोल रहा हूँ, एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट करोगे तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे तो डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर आप सीधा सीधा इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन बराबर फोर्स डिवाइड बाय मास, फोर्स ये दे रखा है, मास से डिवाइड कर दो, ये आएगा। अब एक्सीलरेशन को अगर डिफरेंशिएट करोगे बेटा तो वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी आपको चाहिए ना, तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन में हमेशा क्या होता है, जो वेरिएबल होता है इस पर पावर जो होता है वही पावर एक ऐड हो जाता है, नीचे भी लिख दिया जाता है, जैसे 2 था तो यहाँ पे 3 हो जाएगा डिवाइड बाय 3। तो वेलोसिटी जब निकलेगा तो ये इसको उठाकर यहां रखोगे, तब जाके इसका डॉट लोगे, डॉट लेने के लिए आई को आई, जे को जे, के से के करोगे, उसके बाद ये सब सॉल्व करने में थोड़ा सा तो टाइम लगाएगा भाई। तो यहां पर टाइम बराबर 3 सेकंड लोगे, 3 सेकंड रखोगे, फिर आपको 100% ये मिल जाएगा 337.5 वॉट, ठीक है, ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। कभी कभी ऑप्शन भी देखा करो बेटा। नेक्स्ट है स्टोन इज प्रोजेक्टेड विथ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई, तो मान लो वेलोसिटी v से प्रोजेक्ट किया गया एट एंगल थीटा, काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, तो मान लो यहाँ पे वेलोसिटी v है, इधर होता है v cos थीटा, इधर होता है v sin थीटा, ऊपर जाके यार हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी y 0 हो जाएगा, तो वेलोसिटी y जब 0 हो जाएगा तो एक वेलोसिटी तो बचेगा ना बेटा। तो काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, तो शुरुआत में मान लो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर है, ठीक है, हाफ mv स्क्वायर है, हाईएस्ट पॉइंट पे जब पहुंचेगा तो vx तो v cos थीटा हो जाएगा, vy तो गया, तो हाफ m और v की जगह पर vx स्क्वायर हो जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट की बात करो तो सिर्फ x काम करेगा। अच्छा vx बराबर v cos थीटा है बेटा, यहां पर रखोगे तो एनर्जी के फॉर्म में ये जो आंसर आ जाएगा, ये देखो हाफ mv स्क्वायर की जगह पर e ले लोगे, e इंटू cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये अच्छा है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा समझने वाला है, तो ऐसे क्वेश्चन पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करो अपने आप से, ठीक है। बाकी अगर आपको लग रहा हो जाएगा, अब देखो ये क्वेश्चन कितना अच्छा दिख रहा है यार, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा प्लीज यहाँ पर ध्यान देना कि हाँ आएगा तो कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे, यही क्वेश्चन नहीं बल्कि समझो सिचुएशन। अ बॉल ऑफ मास m इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट s, एक बॉल है जो हाइट s से, ठीक है, ड्रॉप किया जा रहा है और हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म है कोई बेटा, ये प्लेटफॉर्म है, याद रखना, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और उससे एक स्प्रिंग जुड़ी हुई है, ठीक है, डिप्रेस्ड बाय डिस्टेंस h, ये जब जैसे ड्रॉप किया जाता है तो ये स्प्रिंग थोड़ी सी डिप्रेस हो जाती है h, ठीक है, डिस्टेंस तक, द स्प्रिंग कांस्टेंट इज। अब देखो बेटा
अब यहाँ पर तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा? सबसे पहली बात, वो जो ऊपर से नीचे की तरफ एनर्जी हो, कौन सी एनर्जी है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो एम जी इंटू एच, एम जी और एच कितना है बेटा? एस प्लस एच, टोटल हाइट। और वो किसके बराबर होगा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह पर यहाँ एच लिखा हुआ, मैंने एच ले लिया। और बेटा आपको के निकालना है, के सॉल्व कर दो, ये आ जाएगा। तो दिखने में ऑप्शन कैसा भी हो, लेकिन सिंपल लॉजिक लगाओगे तो आसान आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपके सामने ये जो क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे देखो, ये भी अच्छा है यार। देखो, वेरिएबल एक्सेलरेशन, अ ब्लॉक ऑफ मास 100 केजी, ठीक है, 100 केजी, 100 ग्राम, उसको चेंज करोगे 0.1 केजी हो जाएगा। Placed on a smooth surface and it moving with velocity with acceleration 2x, acceleration दे रखा है 2x, काइनेटिक एनर्जी दे रखा है x पे पावर n डिवाइड बाई 0 डिवाइड बाई 10। तो कह रहा है n ये कितना होगा, ये बताना है। सीधा सीधा फॉर्मूला कीजिए, सीधा सीधा काम की बात करते हैं बेटा यहाँ पर। तो वहां पर लॉन्ग वीडियो में ठीक है प्रैक्टिकल करना था सब, सीधा सीधा आपको बताना है वर्क डन। ठीक है, आपको क्या बताना है बेटा? ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की बात कर लो ना। तो काइनेटिक एनर्जी इज द वैल्यू ऑफ एन, तो काइनेटिक एनर्जी की बात कर लो। अब यहां पर सवाल है यार, ये जो काइनेटिक एनर्जी है, अब देखो एक्सीलरेशन वेरिएबल है बेटा। जब एक्सीलरेशन वेरिएबल हो तो हमें इंटीग्रेशन का ही यूज करना चाहिए, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स। तो अभी एक्सीलरेशन वेरिएबल है, उसका मतलब यहाँ पे फोर्स दे रखा है यार, मास, अरे एक्सीलरेशन को मास से मल्टीप्लाई कर दो, मास दे रखा है ना, इसे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वेरिएबल कहीं ना कहीं फोर्स हो गया। वेरिएबल फोर्स है बेटा, तो हमें इसे इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो वेरी मास दे रखा है 0.1 और फोर्स एक्सीलरेशन दे रखा है 2a, और इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। x का डिफरेंशिएट करोगे x स्क्वायर बाई 2 होता है बेटा। तो ये जो आपका वर्क आएगा x स्क्वायर डिवाइड बाई 10 आएगा। ठीक है, x स्क्वायर बाई 10 आएगा ये। और यही वर्क जो है हमारा काइनेटिक एनर्जी है, और ये काइनेटिक एनर्जी दे रखा है बेटा x पावर n डिवाइड बाई 10। तो दोनों को कंपेयर कर लो, तो फिर आपको n बराबर 2 मिल जाएगा। ये आपको अच्छा है समझने के लिए, ऐसा लग रहा है, लेकिन समझने वाला क्वेश्चन है। वेरिएबल एक्सीलरेशन है तो वेरिएबल वर्क डन हो जाएगा, और फोर्स होगा, वेरिएबल फोर्स हुआ अगर तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, याद रखना। इंटीग्रेट करोगे तो जाके वर्क मिलेगा। ये जानना है, जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच वर्क मस्ट बी डन बाय अ फोर्स ऑन 50 केजी बॉडी। मास दे रखा 50 केजी, और हाउ मच वर्क डन, तो टू एक्सेलरेशन फ्रॉम रेस्ट टू 20। तो पहले u 0 रहा होगा और v हमारा दे दिया 20 मीटर पर सेकेंड, 10 सेकेंड में। यार काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला लगाओगे हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, हाफ एम दे रखा है, वी स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी दे रखा है 20 का स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी हमारा 0 है। सॉल्व कर लो बेटा 10⁴, ठीक है, आ जाएगा ये। सॉल्व करके देख लो यार। तो प्लीज आप क्या काम करो, मैं बोल रहा हूं, आपको अगर लग रहा है कि समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट क्या करो, आप क्वेश्चन जस्ट रोक कर इसको सॉल्व करो फटाफट, ऐसे रफ रखो। मैं तुमको बता रहा हूं बेटा, जितना बोल रहा हूं उसको ध्यान से करो। क्या काम करो, एक रफ रखो, ठीक है, और जस्ट आप क्वेश्चन देखो, और ठीक है, और फटाफट क्या काम करो, फटाफट देखो आपको यहां पर आ रहा है क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कर लोगे क्या, आगे बढ़ो। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। इसमें टाइम पास करने की कोई खास जरूरत नहीं है, ठीक है। या फिर आप पूरी बात सुनते जाओ एक बार में। अब मैं तरीका बता रहा हूं, एक बार में पूरी बात सुनते जाओ कि हाँ यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मालूम था, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे। उसके बाद आप एक बार फिर से ट्राई मारो कि ये सही चीज हो जाएगा क्या, सच में मैं ये यहाँ तक सोच पाऊंगा क्या। तो आप अपने तरीके से जैसा बेस्ट समझो बेटा वैसा रिवाइज करो, ठीक है, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 10 जूल ऑफ वर्क इज डन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड बाय 2 मीटर। तो वर्क दे रखा है 10 जूल और डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 2 मीटर। तो द डायरेक्शन अप्लाइड द फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज, एफ क्या होगा, एफ इज इक्वल टू वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क दे रखा है, फोर्स निकालना है यार 5 न्यूटन। ये तो सर 9th स्टैंडर्ड का भी स्टूडेंट कर लेगा, ठीक है, सच में ऐसा करते थे। तो ठीक है, ऐसा आ जाए तो किस्मत की बात, कुछ भी आ सकता है यार। 2 masses of 1 ग्राम एंड 4 ग्राम, ठीक है, 2 masses दे रखे 1 ग्राम एंड 4 ग्राम, ठीक है, और मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल है बेटा, ठीक है। द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम या मोमेंटा, याद रखना बेटा। काइनेटिक एनर्जी में सीधा सीधा बोल रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर अपॉन 2m। बहुत ज्यादा काम आएगा, बार बार हर जगह, पी स्क्वायर अपॉन 2m। काइनेटिक एनर्जी सेम दे रखा है बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी जो सेम है उसको हटाओ, तो पी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। इसको बोलते हैं सर ट्रिक,
तो P क्या हो जाएगा अंडर रूट एम, तो P1 अपॉन P2 क्या हो जाएगा अंडर रूट M1 अपॉन M2। अब M1 दे रखा है, M2 दे रखा है, 1 और 4 रखो ना यार, सीधा 1/2 आंसर। तो मैं बोल रहा हूं अभी जब रिवीजन करो तो इसको ध्यान दो। अभी गया जमाना वो कैसे आया, मैं पूरा डिटेल में समझाता था, पूरा वो गया। अभी आपको सीधा सीधा आना है कि इसको जल्दी से कैसे कर पाओगे यार, वहां पर आपको टारगेट अगर कर लेंगे ना, कहानी खत्म। यस, तो कोई भी बेटा मैं बोल रहा हूं, कोई भी अगर जिसको अभी जस्ट एग्जाम देना हो या नेक्स्ट ईयर में देना हो, सबके लिए काम आएगा। जो ऑलरेडी पढ़ लिया उसको रिवीजन कैसे करेगा, तो रिवीजन के लिए क्या पूरा पूरा फिर से इतना लेंथी वीडियो देखेगा क्या, नहीं, सीधा सीधा इस छोटे से वीडियो में उसका पूरा काम हो जाएगा, रट जाएगा, कहानी खत्म। क्योंकि रिवीजन के लिए यार देखो ना, कोई भी सिलेबस पढ़ाओ तो टीचर की जरूरत पड़ती है कि रिवाइज करता ही करता है, क्योंकि टीचर को रिवीजन करने में आसानी होती है और बच्चों को कहीं ना कहीं कम टाइम में ज्यादा चीजें मिल जाती है। आपको अगर करना है तो आप सोचोगे कैसे रिवाइज करो, तो इसलिए रिवीजन करना जरूरी है। जो लोग ये वीडियो पढ़, जो पूरा पूरा लेंदी वीडियो देख ले, उनको क्या है, उनको कहीं ना कहीं इस वीडियो की जरूरत रहेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, क्विक रिवीजन हो जाएगा जल्दी से। यही सेम चीज को भगाकर देखने की जरूरत ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर बॉडी ऑफ मास 1 kg starts from rest and moves with uniform acceleration in 2 seconds. Its velocity becomes 10 meter per second. The power exerted on the body in 1 second is, मास दे रखा है बेटा सीधा सीधा, u दे रखा है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, टाइम दे रखा है, अब यहाँ पर वेलोसिटी दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड। अब एक बात याद रखना, वेलोसिटी बराबर होता है u प्लस at। वेलोसिटी दे रखा है बेटा, u इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 0 है, एक्सीलरेशन यहाँ पर मिल जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, कोई डाउट तो है नहीं। अब एक्सीलरेशन अगर कांस्टेंट है तो कह रहा है कि 1 सेकेंड के अंदर आपको क्या बताना है, पावर। तो अब सबसे पहली बात तो फोर्स दे रखा कि नहीं बेटा, पावर बराबर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, ठीक है। अब यहां पर पावर कितना है बेटा, तो पावर फोर्स होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास दे रखा है, एक्सीलरेशन 5 मिला, वेलोसिटी 1 सेकेंड के लिए, कोई भी 1 सेकेंड के लिए वेलोसिटी कैसे मिलेगा, अरे यार v इज इक्वल टू u प्लस at, है ना। u तो 0 है, a रख लिया 5 और t है 1 सेकेंड, तो हमारा हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। अभी वेलोसिटी हो गया 5 मीटर सेकेंड, 5 5 या 25, तो ये हमारा आ जाएगा 25 वॉट, है कि नहीं। कई गलती से ये ना मत लगाना, चूंकि ये एवरेज पावर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, और ये लगाओगे तो आपका ये इंस्टेंट पावर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दोनों में बहुत फर्क है, ये एवरेज, ठीक है, और ये इंस्टेंट डॉट है ना, यहाँ पर क्या है इंस्टेंट, ठीक है, याद रखना बेटा। तो कोई भी 1 सेकंड के लिए बोल रहा है तो वहां पर इंस्टेंट कहलाता है, ठीक है। छोटी छोटी बातें जिसको ध्यान देना है आपको, बहुत अच्छे से। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन बेटा, अब फोर्स F इज इक्वल टू, अब देखो फोर्स दे रखा है वेरिएबल, अब आपको समझ में आ रहा है इंटीग्रेशन करना है। फोर्स वेरिएबल है, ठीक है, एक्ट ऑन अ पार्टिकल इन द x डायरेक्शन, द वर्क डन बाय द फोर्स इन डिस्प्लेसिंग पार्टिकल फ्रॉम 0 to 2 मीटर। अब देखो समझ में आ गया यार आपको क्या करना है। फोर्स, अगर फोर्स वेरिएबल दे रखा है तो वर्क डन बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स रखो बेटा, यहाँ पर x की पावर 0 मान लो, इसका इंटीग्रेट करोगे तो 1 डिवाइड बाई 1, यहाँ पर 1 है तो 2 डिवाइड बाई 2, और एक बार ऊपर वाली लिमिट रखो, एक बार नीचे वाली लिमिट रखो। अक्सर क्या होता है, एक 0 होता है, एक कोई होता है, तो सीधा सीधा आप जो निकले उसके x के जगह पर वही चीज रख दो, बस t होता तो t की जगह पर रख देते, रख दो, आंसर आ जाता है 21 जूल आ जाएगा 100%, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ x पे पावर n बराबर होता है x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, ठीक है। तो आपको इंटीग्रेशन आ रहा है, वेरिएबल फोर्स है तो यार वर्क डन मिल जाएगा, ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं तो यहाँ पर कुछ टेंशन नहीं। अब देखो बेटा, यहाँ पर a block of mass m kept on a horizontal surface is moved through a distance s by applying a horizontal force f. What is the work done by the normal reaction? अरे नॉर्मल अगर कभी भी वर्क हमेशा क्या होता है बेटा, नॉर्मल में हमेशा वर्क जो होता है वो 0 होता है। नॉर्मल में कहाँ वर्क होगा, जब डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं तो वर्क होगा क्या, ऑब्वियस सी बात है यार, विदाउट डिस्प्लेसमेंट वर्क इज 0 यार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मास m is at rest, ठीक है, m at rest subjected to a constant force, ठीक है, इसके अंदर फोर्स कांस्टेंट है, टाइम t, द काइनेटिक एनर्जी एट टाइम t is given by, अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बताना है, फोर्स के फॉर्म में बताना है। काइनेटिक एनर्जी सीधा सीधा मैंने बोला p²/2m। अब देखो फोर्स बराबर मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू टाइम, तो फोर्स इंटू टाइम मोमेंटम की जगह पर रख दिया, तो f² डिवाइड बाय 2 इंटू m आ गया। क्या करना है यार, फोर्स की जगह पर dp/dt रखा, p बराबर f इंटू टी। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, p²/2m, तो f और t के फॉर्म में आंसर आ गया, सिंपल है ना।
जस्ट हेरा फेरी करना, तो हाँ सर ये कर लेंगे क्या, कहीं ना कहीं कभी कभी क्या होता है दिमाग आपका काम नहीं करता है कि क्या करें, कौन से रास्ते में जाए किधर, तो आप भटक जाओगे तो बहुत टाइम लगा देगा बेटा, भटक जाओगे तो बहुत टाइम लगाएगा। तो अभी इसके अंदर जो तीसरा पार्ट है मोमेंटम, ठीक है, समझे, तीसरा पार्ट क्या है हमारा, मोमेंटम। अब मोमेंटम क्या है बेटा, फोर्स इज इक्वल टू dp अपॉन dt इज इक्वल टू m इंटू dv अपॉन dt इज इक्वल टू ma। अब वही तो मैंने बोला यार, चेंज चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, v माइनस यू। अब मैंने अगर बोला कोई चीज अगर इलास्टिक कोलाइड कर रही है या ऐसे जा रही है ऐसे आ रही है, तो याद रखना वेलोसिटी ऐड होगी। क्यों, जाते वक्त वेलोसिटी अगर प्लस है तो आते वक्त माइनस होगी, तो जो चेंज होगा वो हमेशा ऐड हो जाएगा, जीरो नहीं होने वाला। मान लो कोई चीज इलास्टिक कोलिजन है, तो जाएगा वेलोसिटी v से, फिर आएगा वेलोसिटी v से, तो चेंज वेलोसिटी कितना हुआ 2v। यही मैं बोलना चाहता हूं, क्योंकि बार बार क्वेश्चन इस पे आएगा और आप गलती करोगे, माइनस कर दिया करोगे, प्लस हो जाएगा हमेशा, ठीक है। तो वही चीज यहां पर है बेटा। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, अब यही यार कि अगर एक मान लो दो गाड़ियां हैं, वो अप्रोच कर रही है, तो अप्रोच कर रही है, कोलाइड कर रही है, सेपरेट हो रही है, तो जो मोमेंटम होगा अप्रोचिंग का और जो फाइनल का मोमेंटम होगा, हमेशा मोमेंटम कंजर्व होता है। मतलब जो इनिशियल मोमेंटम हमेशा फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है, मतलब m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट है जो जो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के अप्रोच कर रहे हैं और बाद में सेपरेट हो रहे हैं, तो अप्रोचिंग का जो हमारा मोमेंटम होगा वो सेपरेशन के बराबर होने वाला है, ठीक है। अप्रोचिंग को कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्राइक, और हम लोग क्या है, सेपरेशन को कभी कभी हम लोग बोलते हैं रीबाउंड, ठीक है। तो ये नाम पर आएगा क्वेश्चन, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, सारी चीजें समझा रहा हूँ बेटा। अब ये बात अगर याद रखो, कंजर्वेशन हमेशा मोमेंटम कंजर्व होता है, तो कोई भी क्वेश्चन उठा के करो ये यार आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन अ फ्लोर फ्रॉम हाइट h, ठीक है, of 20 meter, it rebounds at height 5 meter. Ball remains in contact with the floor for 1 second. Average acceleration during the contact is। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा बेटा तो आप फंस जाओगे कहीं ना कहीं। क्यों, क्योंकि देखो ना यहाँ पर एक बॉल है 20 मीटर से आया, नीचे गिरा, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, पहले तो आप v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh लगाओगे, तो यहाँ पर v बराबर हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, तो आ गया। अब उसके बाद रुका है बॉल, उसके बाद ऊपर गया, रुका है, तो ये वाला वेलोसिटी जो हो गई, ये आने वाली वेलोसिटी, ये हो गया स्ट्राइक, ये अप्रोचिंग। बाद में क्या हो गया बेटा, कौन सी वेलोसिटी है, रिबाउंड। तो बाद में जो रिबाउंड हुई सेपरेशन वाली वेलोसिटी, तो वो कैसे निकलेगा, फिर से v इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। ऊपर जा रहा है, ये फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी करो यार, लास्ट में यहाँ पर जो वेलोसिटी मिलेगा वो 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस सिचुएशन में वेलोसिटी मिल गया और इस सिचुएशन में वेलोसिटी मिल गया। अच्छा, वेलोसिटी अगर मिल गया तो आपको बताना क्या है बेटा, एक्सेलरेशन बताना है। अब आप सोचोगे एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज यहाँ पर 20 यहाँ पर 10, तो आपको लग रहा है 20 में से 10 जाएगा, 10 हो जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है, सच्चाई क्या है, अगर ये 20 लोगे बेटा जाते वक्त, तो ऊपर जाते वक्त माइनस लोगे 10। क्यों, ये वाली वेलोसिटी अगर 20 है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस 10 होगा, ठीक है। तो यहां पर v2 माइनस v1, तो एक प्लस लोगे तो दूसरा माइनस लेना पड़ेगा। तो मैं बोल रहा हूं, वही तो बोल रहा हूं कि ऐड, कोई चीज रीबाउंड हुई, टकराई, तो हमेशा वहां पर वेलोसिटी ऐड होती है। तो प्लीज याद रखना आंख बंद करके कि ये दोनों को ऐड करना है। 30 डिवाइड बाय टाइम जितना दे रखा 1 सेकंड, तो 1 सेकंड रख दो, आंसर आ जाएगा। डेटा चेंज कर करके ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है वो। क्यों, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा तो क्या है, रिवीजन, इंसान अगर रिवीजन नहीं करेगा तो नहीं कर पाएगा जल्दी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 1000 small balls each weighing 1 gram strikes 1 square centimeter area per second with a velocity 50 meter per second in a normal direction and rebound with same velocity, ठीक है। n नंबर ऑफ बॉल, मतलब क्या है बेटा, मास दे रखा है 1000 बॉल, एक का मास दे रखा है 1 ग्राम, तो टोटल मास कितना हो जाएगा 1 kg का। 1 kg का टोटल वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड, एरिया दे रखा है 10⁻⁴, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अभी बात बताओ, गया और टकरा के फिर वापस आ गया, तो पहले वेलोसिटी अगर 50 थी तो बाद में वेलोसिटी -50, फिर से बोल रहा हूं, चेंज इन वेलोसिटी सीधा कितना हो जाएगा 100। मैं सीधा बोल रहा हूं यार, जहां पर रीबाउंड हो तो वेलोसिटी ऐड कर दिया करो, तो सीधा सीधा 50 + 50 सीधा 100 लिखो यार, है ना, 100 मीटर पर सेकेंड।
पावर आपसे पूछ रहा है, प्रेशर पूछ रहा है। प्रेशर होता क्या, फोर्स डिवाइड बाय एरिया। फोर्स होता क्या है बेटा, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, और एरिया है ये पहले से। मास दे रखा है, मास कितना दे रखा है 1 kg, वेलोसिटी सीधा सीधा 100 लो यार, टाइम 1 सेकंड दे रखा है, एरिया ले लो 10⁻⁴, ऊपर जाएगा 10⁶ आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कुछ खास है नहीं, लेकिन ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है यार। ठीक है, इसकी भी प्रैक्टिस करो बेटा, क्योंकि आप जल्दी से अगर समझ नहीं पाओगे ना इसको कैसे करना है, तो फिर आप समझो कि आपकी भी कमजोरी है। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है भाई, ठीक है, कोई फिक्स नहीं है कि यही वाला आएगा। तो प्लीज ध्यान देना कि ये हो नहीं पा रहा है, तो मतलब ध्यान दो। अभी आप पर्सन विद मशीन गन 50 ग्राम, मशीन गन से एक पर्सन है जो 50 ग्राम का, 50 ग्राम मतलब 0.05 kg, बुलेट विद अ वेलोसिटी 240 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये बुलेट की कहानी है। 60 kg टाइगर, एक 60 kg का टाइगर है, और वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी कैपिटल वी, मान लो इसको 12 मीटर पर सेकेंड। तो क्या बोल रहा है, इन ऑर्डर टू स्टॉप द टाइगर इन ट्रैक, द नंबर ऑफ बुलेट्स द पर्सन फायर्स टुवर्ड द टाइगर इज। तो कह रहा है नंबर ऑफ बुलेट्स कितना होगा। तो जो मोमेंटम टाइगर का होगा, जो मोमेंटम टाइगर का होगा बड़ा, वही जो छोटे लोग होंगे जितना ओवरऑल उनका मोमेंटम बराबर होगा ना, यही तो बोले आपने, मोमेंटम कंजर्व होता है। तो पी मोमेंटम टाइगर इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ पी मोमेंटम ऑफ बुलेट, मोमेंटम टाइगर एम इंटू वी इज इक्वल टू एन इंटू एम इंटू वी। अब यहां पर इसका मास इसकी वेलोसिटी और इसका मास इसकी वेलोसिटी रखो, वी मिल जाएगा 60। तो कितना मिला बेटा, तो कितना का नंबर ऑफ बुलेट्स पर्सन फायर्स टुवर्ड द टाइगर, तो कितना नंबर ऑफ बुलेट्स फायर करेगा 60। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये भी अच्छा है बेटा, ये भी जल्दी होता नहीं है, हो नहीं पाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन, अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग ईस्टवर्ड विद अ स्पीड ऑफ b कोलाइड्स अनदर पार्टिकल सेम मास मूविंग नॉर्थवर्ड। अब देखो ईस्ट, ठीक है, और नॉर्थ, समझो पहले, ये ईस्ट है ये नॉर्थ है, यहां पर भी मास था और वेलोसिटी, यहां भी मास वेलोसिटी, दोनों का मोमेंटम सेम है। ठीक है, द टू पार्टिकल्स कोलैप्स आफ्टर कोलिजन, द न्यू पार्टिकल मास 2m मूव्स नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ये होता है बेटा। तो इधर से 2m का मास है और मोमेंटम है पता नहीं, मान लो p, यहां पर p12, तो यहां पर 3 मान लो। तो जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, ठीक है, तो मोमेंटम इसका कितना होगा, तो इसका मोमेंटम होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। यार अरे वही बचपन में जो पढ़ते थे, इसकी जरूरत ही नहीं यार, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं बेटा, जो काम कीजिए सीधा आप उसको याद रखो। वहां पर तो प्रैक्टिकल किया जाता था, लेंथी वीडियो थी। पी नेट हमारा हो जाएगा P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, चूंकि 90 डिग्री पे है। पी नेट हो जाएगा अपना √2p, बिकॉज ऑफ P1 P2 बराबर है, नेट मतलब P3 की बात कर रहा हूं। और P बराबर मास इंटू वेलोसिटी होता है, इसका मास जो दे रखा है तीसरे वाले का वो 2m है, तो यहाँ पर मास 2m रख दिया और वेलोसिटी रख दिया, यहाँ पर √2 और मास P की जगह पर m इंटू वी। ये आप कट कर दो मास और यहाँ पर मिल जाएगा √2 डिवाइड बाई 2 इंटू वी, मतलब v बाई √2। ठीक है, तो याद रखना ये बात बेटा, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हो, तो बीच में जो हमारा मोमेंटम होगा आपके सामने है v बाई √2। ठीक है, वेलोसिटी v बाई √2 होगा, मोमेंटम तो √p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर √2p। ठीक है, अगर मास उसका 2m है तो वहां पर रखना पड़ेगा, इसलिए बोल रहा हूं ट्रिक कुछ नहीं है, रटो रटोगे तो किसी काम का नहीं रहेगा, होने वाला नहीं है। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन है, अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अ टारगेट एंड ब्रॉट टू रेस्ट। एक टारगेट पे स्ट्राइक करते हैं, ब्रॉट टू रेस्ट, एक 1/50th ऑफ सेकेंड, टाइम कितना रहेगा 1/50। ठीक है, द इंपल्स बताओ एंड एवरेज फोर्स। इंपल्स होता क्या है यार, जे, बताओ क्या होता है, F इंटू डी टी। F इंटू डी टी क्या होता है, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी। मास दे रखा है यार, ठीक है, मास दे रखा है 20 डिवाइड बाई 1000 और वेलोसिटी दे रखा है 200, तो ये आ जाएगा हमारा मोमेंटम 4 न्यूटन इंटू सेकेंड। ठीक है, मोमेंटम मिल जाएगा, तो फोर्स बराबर होता क्या है बेटा, फोर्स बराबर होता है, देखो ना, मोमेंटम डिवाइड बाई टाइम, इंपल्स डिवाइड बाई टाइम, तो इंपल्स डिवाइड बाई टाइम, तो हमारा 4 डिवाइड बाई टाइम कितना दे रखा है 1/50, 200 न्यूटन आ जाएगा फोर्स। ठीक है, तो सिंपल है क्वेश्चन बेटा, आप आराम से कर सकते हो, प्रैक्टिस करो, जो जहां पर लग रहा है कि यहां पर आपको सच में प्रॉब्लम हो सकती है, तो वहां पर थोड़ा सा ध्यान दो चीजों को। अब यहां पर जो क्वेश्चन है बेटा, द डायमेंशन ऑफ टॉर्क आर सेम एज दैट ऑफ, टॉर्क जो होता है उसका डायमेंशन किसके बराबर होता है,
टॉर्क किसके बराबर होता है? तो याद रखना टॉर्क हमेशा मोमेंटा के बराबर होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स जिसको बोलते हैं। तो टॉर्क हमेशा मोमेंट ऑफ फोर्स के बराबर होता है, ठीक है। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, और जो मोमेंट ऑफ फोर्स जो होता है वो भी आर क्रॉस एफ होता है। तो याद रखना टॉर्क हमेशा मोमेंट ऑफ फोर्स के बराबर होता है, और बार बार सेंटर ऑफ मास में इसका तरीका, इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इफ अ बुलेट ऑफ मास m1 इज फायर्ड फ्रॉम अ गन मास m2 विद स्पीड v1, देन रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन इज। मास दे रखा है बुलेट का, गन का दे रखा है, वेलोसिटी 1 पूछा है। वेलोसिटी 1 तो नहीं, वेलोसिटी 1 तो दे रखा है यार, किसका? बुलेट का वेलोसिटी दे रखा है, बुलेट और गन की वेलोसिटी पूछा है। मोमेंटम सेम होगा, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। अच्छा, बुलेट इधर जाएगी तो गन उल्टा जाएगी यार, तो एक वेलोसिटी इधर तो एक वेलोसिटी उल्टा, तो एक को प्लस लेंगे तो दूसरे को माइनस, किसी को भी माइनस ले लो, किसी को भी माइनस लोगे तो आपका v2 क्या हो जाएगा बेटा? m1 अपॉन m2 इंटू v1। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये समझना। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे जो क्वेश्चन है, अ बॉम्ब एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इनटू 3 पार्ट्स। देख रहे हो, एक बॉम्ब है जो रेस्ट पर है, इसका मतलब उसका इनिशियल मोमेंटम 0 है, ठीक है। उसके बाद 3 पार्ट में टूट जा रहा है, जिनमें से 2 पार्ट दे रखा है, देख रहे हो, 2 पार्ट्स दे रखा है, 3p(i) दे रखा है, और इधर 2pj, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट ऑफ थर्ड पार्टिकल, तो सीधा सीधा मोमेंटम कंजर्व होता है, मतलब इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर है। इनिशियल रुका हुआ था तो 0 है, फाइनल मतलब क्या होगा? p1 प्लस p2 प्लस p3। अब आपको यहां पर निकालना क्या है बेटा? p3 निकालना है, p3 हो जाएगा माइनस p1 माइनस p2। अब p1 की वैल्यू दे रखा है यार, सीधा सीधा p2 की वैल्यू दे रखा है। अब मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है आई जे के का जो कोएफिशिएंट होता है ना, उसका स्क्वायर कर दो रूट के अंदर, उसी को क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, तो ये आ सकता है एग्जाम में, तो इसको प्लीज, ठीक है, ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। और अभी 2025 में आया भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं चांस है आने की, ठीक है। ये मुझे लग रहा है कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मास m मूविंग, तो एक मास m है, कैपिटल M, मूविंग विद वेलोसिटी v, ठीक है, x एक्सिस पे collides and stick with another mass जिसका मास 2m है और उसकी वेलोसिटी 3v है। देन वेलोसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन इज, तो मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर। देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो m इंटू वी आई, ठीक है, यहाँ पे i ले लिया, और इसकी m इंटू वी इनिशियल, और यहाँ पर फाइनल क्या है? फाइनल में दोनों मास चिपक गए तो 3m हो गया, और एक कंबाइंड वेलोसिटी से चलने लगी। कंबाइंड वेलोसिटी आपको निकालना है बेटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनको सॉल्व कर लो, मास मास हर जगह है तो कट जाएगा, तो ये जो v कंबाइंड वेलोसिटी जो आएगी ये आपको आएगा, चेक कर लेना यार, ठीक है। सिंपल, आपको मोमेंटम इनिशियल बराबर फाइनल, तो इनिशियल मोमेंटम के अंदर क्या होगा? इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम, बाद में दोनों एक कंबाइंड वेलोसिटी से जाने लगे, चिपक गया ना, तो मास दोनों का ऐड हो गया ना, तो m प्लस 2m कितना हो जाएगा? 3m, या m1 v1 प्लस m2 v2 आप लगा के देखो ना, दोनों का वेलोसिटी कॉमन है तो ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, इफ अ बुलेट ऑफ मास m1 इज फायर्ड फ्रॉम अ गन m2, ठीक है, विद अ वेलोसिटी v1, देन द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन इज। तो ये तो हमने ऑलरेडी कराया बेटा, इसको तो करा ही दिया। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, अ बुलेट of mass 20 gram is fired from a gun of mass 2.5 kg with a speed of 750 मीटर पर सेकेंड। देखो मास ऑफ गन जो दे रखा है वो दे रखा है 2, मास ऑफ जो बुलेट है वो 20 ग्राम है, मास ऑफ गन वो 2.5 ग्राम है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, तो ये सब बुलेट की कहानी है, ठीक है। और ये हमारा किसका है बेटा? गन का। तो ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी किए, मोमेंटम इनिशियल फाइनल के बराबर रख दो, ठीक है, v2 बताना है, गन की वेलोसिटी बतानी है, यहां पर आपको मिल जाएगा सीधा सीधा। अच्छा, -6 नहीं दे रखा ऑप्शन में, हालांकि माइनस लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि जिधर बुलेट जाएगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा यार गन हमारा, तो माइनस लिखना अगर ऑप्शन में रहता तो माइनस को ही टिक कर दे, क्यों? क्योंकि अगर बुलेट इधर जाएगा तो गन हमारी उल्टा जाएगी, याद रखना, ऑप्शन में दे रखा है तो टेंशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ लाइट बॉडी एंड हैवी बॉडी इज सेम। काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है सेम है, काइनेटिक एनर्जी p स्क्वायर अपॉन 2m होता है, काइनेटिक एनर्जी सेम हो गया तो p इज स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m हो गया। मतलब अब मोमेंटम के फॉर्म में आंसर बताना, ये बोल रहा है, जिसका हैवी होगा,
हैवी बॉडी के लिए हैवी मोमेंटम होगा, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, तो हैवी बॉडी हैज ग्रेटर मोमेंटम। लाइटर बॉडी के लिए लाइटर मोमेंटम होगा, ये भी बोल सकते हो, ठीक है। ये ऑप्शन आप चेक कर सकते हो। यहां पर भी कॉन्सेप्ट लग रहा है, देखो ना, लोग बोलते हैं थ्योरेटिकल आएगा, सर थ्योरेटिकल कुछ नहीं आने वाला, हर जगह कॉन्सेप्ट आपको लगाना रहेगा, थोड़ा एक आध आ सकता है गलती से। नेक्स्ट है आपका, द मोशन ऑफ रॉकेट इज अपवर्ड डायरेक्शन विद हाई स्पीड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अरे यार जाहिर सी बात है, मोमेंटम जो इनिशियल होगा फाइनल के बराबर होगा यार, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां पर बॉडी ऑफ मास 4m lying on xy plane suddenly explodes, ठीक है। एक 4m का मास है, सडनली एक्सप्लोड कर दिया। अच्छा रुका हुआ है यार, वो रुका हुआ है तो मोमेंटम इनिशियल तो जीरो ही होने वाला है। अब 3 पार्ट में बढ़ गया, 2 मास तो सीधा सीधा मास इंटू वेलोसिटी से, मास इंटू वेलोसिटी से 45 डिग्री से ये जा रहे हैं, और एक दूसरा जो है बचा 2m, देखो mm बुक हो गया, 2m बचा, वो v नॉट वेलोसिटी से जा रहा है। इसको इधर रिजॉल्व करोगे तो mb cos थीटा, इसको इधर रिजॉल्व करोगे mb cos थीटा। इन दोनों की डायरेक्शन सेम है तो दोनों जुड़ जाएंगे, और ये बराबर होगा इसके, क्योंकि मोमेंटम तो कंजर्व होगा, तो मोमेंटम इनिशियल बराबर फाइनल। तो ऑब्वियस सी बात है यार, इनिशियल सारे मोमेंटम को ऐड कर दो, ऑब्वियस सी बात है। ऐसे भी सोचो, ये दोनों एक डायरेक्शन में प्लस ले लिया, ये माइनस में है तो माइनस ले लिया, या इधर वाला मोमेंटम इधर वाले के बराबर होता, वही बात पड़ता है यार। सॉल्व करके आप देखो, इसका मास याद रखना, P3 वाले का मास आपको लेना है 2m, याद रखना यहाँ पर। बाकी ये तो 2m cos 45 रखोगे, cos 45 की वैल्यू 1/√2, और यहाँ पर सॉल्व करोगे सीधा सीधा ऐसे लिख देना चाहिए था यार कि P3 जो होगा ना वो सीधा सीधा 2p के बराबर होगा। अब ये आसान पड़ता है कि नहीं, 2p है क्या यार, mb cos 45, ऐसे करते ना तो जल्दी से 1 मिनट के अंदर होता है, ये नोटिंग नहीं करना पड़ता, ठीक है। लेकिन अच्छा ये v नॉट मिल गया, v नॉट बाई v/√2। अच्छा ये पूछा क्या है यार, द टोटल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा काइनेटिक एनर्जी इस सिचुएशन में पूछा है, तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², तो m इसका दे रखा है 2m, और v इसका निकालोगे v/√2 इस फॉर्मूले से, यहां पर रखोगे हाफ mv² आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब हल्के में नहीं लेना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, याद रखना। वही से घुमा घुमा कर उन्हीं में से आते हैं, कोई अलग से नहीं आता है। फिर से 4 kg मास एंड 1 kg मास, अब देखो उल्टा कर दिया खाली, आर मूविंग विद इक्वल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटा। अरे यार सीधा p²/2m इज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सेम है, p² इज डायरेक्टली टू m। फिर मैंने बोला p1/p2 √m1/m2, m दे रखा है 4, m2 दे रखा है कितना 1, तो m2/m1 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, ठीक है 2/1, ठीक है। तो ये तो सिंपल है। ओके नेक्स्ट बेटा, a stationary body explodes into 2 parts of mass m1 and m2 moving opposite direction, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। स्टेशनरी कोई ऑब्जेक्ट था, उसका इनिशियल मोमेंटम 0 है, अलग अलग ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। आगे क्या बोल रहा है यार, वेलोसिटीज v1 एंड v2, द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। अच्छा सीधा सीधा काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है। अब यार सीधा मोमेंटम इनिशियल बराबर फाइनल, फाइनल मोमेंटम होगा क्या बेटा, m1 v1 प्लस m2 v2, लेकिन एक जा रहा है प्लस तो दूसरा जा रहा है माइनस, तो यहां पर माइनस लेंगे, ऑटोमेटिक m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 आएगा। अब यहां पर v1/v2 आ जाएगा m2/m1, तो v1/v2 आपसे पूछा है, देखो ना रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज, तो काइनेटिक एनर्जी से आपसे पूछा है, तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताना है। काइनेटिक एनर्जी होता क्या है बेटा, हाफ, और यहां पर m1 और v1², और यहां पे क्या हो जाएगा हाफ m2 और v2²। अब हाफ हाफ तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सीधा सीधा m1 और v1² डिवाइड बाई m2 और v2², ये निकालना पड़ेगा यार। अब ये कैसे करेंगे सर, तो आपको तो v1 v2 बराबर m2/m1 है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये फॉर्म में v1/v2 के जगह पर आप देखो ना m2/m1 लिख सकते हो। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं ना, m1/m2 ये हुआ, और v1/v2 की जगह पर अभी जो आप निकालोगे यहां से v1/v2 m2/m1, तो m2/m1 यहां पे आपने लिखा और इसका स्क्वायर कर रहे हो, तो एक m2 एक m2 एक m1 m2 घट जाएगा, तो बचेगा क्या m2 डिवाइड बाय m1। तो मस्त है यार, जैसे देखो ना मैंने यहां पर जब सॉल्व कराया था लेंदी वीडियो में, तो वहां पर क्या किया, वहां पर थोड़ा सा इधर उधर उल्टा सीधा दिमाग लगाया, मैं बोला सीधा सीधा ऐसे सोचो ना,
ठीक है, सिंपल, 1 मिनट के अंदर हो जाएगा ना, इसलिए बोला क्विक रिवीजन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैं अपना जैसे मैं एग्जाम में सॉल्व करता हूँ और किया था वैसे ही मैं रियल में यहाँ पर अपनाता हूँ, तो 1 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। लेकिन जब लेंथी वीडियो बनाते हैं तो वहां पर बहुत काफी डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं कि मतलब चीजें कहीं ना कहीं विजुअलाइज हो जाए, बाकी अब कैसा दिमाग लगाओ। तो हर जगह शॉर्ट ट्रिक हो जाता है, हर जगह ट्रिक 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 काम करता है, ठीक है, वो ट्रिक ट्रिक होता नहीं है, बस आप समझे तो कहानी खत्म। उसके बाद फर्स्ट पार्ट का है बेटा ये चौथा जो हमारा क्या है, फोर्थ पार्ट, ठीक है, ये हमारा कोलिजन। तो कोलिजन और मोमेंटम में फर्क है। कोलिजन होगा, कैसा कोलिजन होगा, कोई चीज टकरा रही है, टकरा के वापस आ रही है क्या, कोई चीज किसी सरफेस से टकरा रही है तो टकराने के बाद वापस आ रही है क्या, अगर जहां से आपने छोड़ा वहीं पे वापस आ गया तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कोई लॉस ही नहीं हो रहा है, ठीक है, तो मोमेंटम तो कंजर्व है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व हो जाएगा। कोई चीज टकराई, सीधा टकराई, वहां पे चिपक गई, इन इलास्टिक कोलिजन हो जाएगा। तो जो कोलिजन है वो 3 तरीके से, जनरली इलास्टिक या इन इलास्टिक होता है। जनरली हमारा क्या, परफेक्टली इलास्टिक, मतलब सीधा सीधा गई और वहीं से वापस आ जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी कोई लॉस नहीं हुआ। और एक होता है परफेक्टली इन इलास्टिक, मतलब वहां पर क्या है, सेपरेशन कुछ होगा ही नहीं, गया सीधा चिपक गया। और एक होता है जनरली जो रियल लाइफ में होता है, ठीक है, आप एक बॉल को छोड़ोगे तो जाएगा, फिर वापस आएगा, टप्पा खाता है तो रहेगा, ठीक है। तो रियल में 3 तरीके से हमारा जो कोलिजन होता है वो डिवाइड किया जाता है। और जनरली मैंने यहाँ पर बताया हुआ है कि यार परफेक्टली इलास्टिक अगर बोलेंगे, मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व होता है, हटाओ, लेकिन परफेक्टली इलास्टिक रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगा और कभी स्टिक होगा नहीं, ठीक है, जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बराबर होगा। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमेशा उसके लिए 1 होगा। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यहाँ पर एक टर्म है आएगा बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मतलब हमारा होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, या h2 डिवाइड बाय h1, ठीक है। कोई भी चीज जैसे आपने हाइट से छोड़ा, एक हाइट पर गया, टकराया, वापस आया, तो वो जो वापस आया हाइट और जो पहले वाला हाइट थे उनको डिवाइड करके मिलता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको क्या बताता है, बताता है यार कि कोई भी वेलोसिटी जब किसी को किसी जगह पर अप्रोच करती है, किसी बॉडी से अप्रोच करती है, तो वो सेपरेट कैसे होती है, क्या उसके अंदर चिपक जा रही है तो E बराबर 0 हो जाएगा, क्या उसके अंदर चिपक नहीं रही, सीधा सीधा उतनी वेलोसिटी से वापस जा रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर E बराबर 1 हो जाएगा। यही हमें जनरली यही पढ़ना होता है, ठीक है। अब देखो, अब परफेक्टली इलास्टिक अगर होगा तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला है v2 - v1 डिवाइड बाय u1 - u2, बहुत सारा फॉर्मूला है, आपको लिखना, अभी लिखा हुआ दिखेगा सब कुछ। अगर परफेक्टली इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल फाइनल के बराबर होने वाला है। अगर इन इलास्टिक रहेगा, अरे मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व होगा बेटा, ठीक है। अगर इन इलास्टिक रहेगा तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा, मतलब v1 फाइनल वेलोसिटी बराबर v2 हो जाएगा, v1 बराबर v2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब काइनेटिक एनर्जी कभी भी यहाँ पर क्या होगा, कंजर्व नहीं होगा। अगर इन इलास्टिक होगा, परफेक्टली इलास्टिक होगा तो काइनेटिक एनर्जी तब भी कंजर्व नहीं होगा। और मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व होता है यार, ठीक है, मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व, टेंशन ही नहीं। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है बेटा, और इसको मैंने बहुत डिटेल में सॉल्व किया हुआ है, पहले मैं इसको दिखा दूं, आप देख लो पहले। यहां पर आपके सामने ये क्वेश्चन है, ठीक है। A sphere of mass m moving with velocity 3u collides head with another identical sphere at rest। दूसरा स्फीयर रेस्ट पर है, ध्यान देना, दूसरा स्फीयर हमारा रेस्ट पर है, उसका मास भी m है, ठीक है। If the coefficient of restitution E, what will be the ratio of velocity of the second sphere to the फर्स्ट स्फीयर, तो बोला सेकंड स्फीयर का वेलोसिटी जो आएगा फाइनल वेलोसिटी और फर्स्ट वेलोसिटी का रेशियो बताओ। बेटा इसको तो सीधा सीधा रट लो कि अगर दो मास सेम है, अलग अलग वेलोसिटी से अगर जा रहे हैं तो हमेशा ये फॉर्मूला मिलेगा, वो बात की बात है। लेकिन मोमेंटम कंजर्व होगा तो मोमेंटम कंजर्व लगाएंगे, तो कंजर्व मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है यार, m1 e1 plus m2 e2 is equal to m1 v1 plus m2 v2। दूसरा वाला रुका हुआ रोक लिए, उसके बाद m1 v1, तो यहाँ पर mm कट जाएगा, तो v1 plus v2 is equal to 3u। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फार्मूला होता है v2 upon v1 minus v1 डिवाइड बाय u1 minus u2, ठीक है। u1 यहाँ पर देखो, u1 के यहाँ पर 3u है, v2 minus v1। अब यहाँ पर 3u की जगह पर v1 plus v2 रख दिया हमने, अब वहां पर रख के फिर हेरा फेरी कर रहे हैं, देखो ना, ये मैंने रखकर हेरा फेरी कर दिया। आपकी मर्जी है कैसा हेरा फेरी करोगे बेटा, बहरहाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, यहाँ पर सीधा सीधा
यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर भी V1 से डिवाइड कर दो और यहाँ पर भी V1 से डिवाइड कर दो। जब इनको V1 से डिवाइड करोगे और आपस में सॉल्व करोगे, चेक कर लेना अपने मर्जी से आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 1 + c डिवाइड बाई 1 - c, ये आंसर आता है। ठीक है, वैल्यू रखने के बाद आप सॉल्व करोगे 100% यही आता है। अब इसको आपको ट्राई करना पड़ेगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m moving with velocity u collides with another stationary object of mass capital M and stops just after collision। अब देखो, एक मास m1 है और उसकी वेलोसिटी क्या है, u1 है, और एक मास m2 है जो रुका हुआ, उसकी वेलोसिटी क्या है, इनिशियल 0 है। कह रहा फाइनल वेलोसिटी, वो जैसे ये मास 1 जैसे मास 2 से टकराया, वैसे ये 0 हो गया, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी मास 1 की 0 हो गई। तो फाइनल वेलोसिटी जो हमारा मास 2 है उसका बताना है। फिर से यार कंजर्व होता है मोमेंटम, m1 u1 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1। तो v1 वेलोसिटी इसका 0 है और m2 v2 कैपिटल M है। ये सॉल्व कर लो यार, सीधा सीधा यहाँ पर मिल जाएगा क्या, v2 अपॉन u1, है ना, देखो ना v2 अपॉन u1। अब u1 को इसमें u दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, u1 को u दे रखा है, तो ठीक है। अब आप ध्यान दो, u2 है कौन सी वेलोसिटी, यहाँ पर m अपॉन m आ जाएगा, तो v2 अपॉन u1 बराबर m अपॉन m आ गया। अब यहां से आपसे पूछा क्या है बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो E होता है सेपरेशन डिवाइड बाय अप्रोच। सेपरेशन तो v2 है, अप्रोच के अंदर सिर्फ u1 बचा, ये 0 है, तो v2 अपॉन u1 ऑलरेडी हमारा दे रखा है स्मॉल m डिवाइड बाय कैपिटल M। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर ट्राई करना बेटा। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन जो, there is a head on elastic collision between two particles moving in a same direction with speed 5 meter per second and 3 meter per second। तो 5 मीटर पर सेकेंड और 3 मीटर पर सेकेंड से दो पार्टिकल है जो सेम वेलोसिटी में चल रहे हैं। ठीक है, दो पार्टिकल सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, अलग अलग वेलोसिटी चल रहे हैं, एक 5 मीटर है, एक 3 मीटर पर सेकेंड। अब क्या बोल रहा है, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल बिकम 4 मीटर पर सेकेंड। तो जब कोलाइड हुआ तो इसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो 4 मीटर पर सेकेंड हो गया, सेम डायरेक्शन में, मतलब जैसे चार से टकराए, टकराने के बाद थोड़ी सी स्पीड कम हो गई बस। ठीक है, पहले 5 था 4 हो गया। तो v2 क्या करेगा भाई, तो इसको धक्का मारेगा तो ये तो और भी आगे उसी डायरेक्शन में जाएगा ना, तो सेम डायरेक्शन में ही आंसर जाएगा, तो सेम वाला ही आंसर सही रहेगा। ठीक है, वो v2 है कितना यार, मिलेगा कैसे, अरे फार्मूला है यार, आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है। एक तो m1 u1 प्लस m2 u2 लगाओ, अरे m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, वहां से लगाओ v2 मिल जाएगा यार। एक तो वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यार आप ये लगा के देखो ना बेटा, कहीं ना कहीं आपके पास ऑप्शन है करने का, तो ये वाला ऑप्शन लगाओ ना। और दूसरा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, यहां पर बोल रहा इलास्टिक कोलिजन है तो E बराबर 1, तो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2, तो v2 निकालना है, बाकी सारी वैल्यू दे रख रख तो आंसर आ जाएगा। तो यहां पर आप निकालो, यहां पर तो ऑलरेडी मैं निकाला ही हूं, 6 मीटर पर सेकेंड, सेम डायरेक्शन में होगा, दो गाड़ी से चल रही है। फिजिक्स है यार, जहां पर जो रियल में जैसा सोचोगे जैसा होता है वही होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई नया नहीं होता है, कोई assumption नहीं होता है। नेक्स्ट है बेटा, a moving body with mass m1 strikes a stationary mass m2। देखो स्टेशनरी मास m2 जो है स्टेशनरी, उसको 0 रख दो, और पहले का वेलोसिटी u1 है। बोल रहा है व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ m1 अपॉन m2, कह रहे हैं m1 अपॉन m2 का रेशियो क्या होगा। द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी, जो वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी जो है वो 1.5 टाइम्स क्या हो रहा है, डिक्रीजेस द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी 1.5 टाइम्स। तो जो फाइनल वेलोसिटी पहले का रहेगा वो हमेशा इनिशियल वेलोसिटी का 1.5 डिक्रीज हो गया बेटा, याद रखना, कभी डिक्रीज वर्ड का मतलब होता है कभी भी डिवाइड कर देना, तो 1.5 को डिवाइड करोगे, 1.5 मतलब 3/2 होता है, तो ये हो जाएगा 2u डिवाइड बाई 3। तो ये जो v1 आ जाएगा बेटा वो 2u डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। अच्छा, v1 बराबर 2u डिवाइड बाई 3 आएगा। अब फार्मूला लगाना पड़ेगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, पहले का दूसरे का वेलोसिटी 0 है, रख दिया, v1 मिल गया 2u डिवाइड बाई 3, यहाँ पर m2 v2। अब देखो ना m1 माइनस, देखो यहाँ पर कितना रखेंगे बेटा, इसको लेके आए इधर, इसको सॉल्व करें, इसमें यहाँ पर आपको मिल जाएगा m1 u1 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू m2 v2 मिला। ठीक है, अब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का इस्तेमाल करेंगे, ये रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, इलास्टिक है। ठीक है, तो इलास्टिक कोलिजन है बेटा, तो अब यहां पर
यहां पर क्या काम करेंगे, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू U1 माइनस U2, ये लगाएंगे। अब यहाँ पर U1 जो मिलेगा तो V2 माइनस V1 की जगह पर ये वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे, यहाँ पर V2 मिलेगा, V2 जो आएगा उसको यहाँ पर पुट करेंगे, पुट करके सॉल्व करेंगे। देखो ना M1 U1 और M और U1 और U2 कट गया, 3 कट गया, तो M1 अपन M2 5 आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, एक बार जरूर ट्राई करने का। यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी यूज हो रहा है और साथ साथ आपको यूज हो रहा है क्या, आपका मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम भी यूज हो रहा है। तो अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। तो जहां से अच्छा मैं बोल रहा हूं प्लीज ध्यान देना, मतलब सच में बहुत अच्छा है तभी बोल रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है, इन प्रोजेक्टाइल मोशन टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 हैव वेलोसिटीज v1 एंड v2। तो वेलोसिटीज, इनिशियल वेलोसिटी तो रखा है बेटा, वो क्या रखा है v1, और इनिशियल वेलोसिटी इसका किधर रखा है v2। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी जो रखा है इसका v1, और इसका जो फाइनल वेलोसिटी रखा है वो कितना है, वो v2 डैश, ठीक है। मोमेंटम दोनों का कंजर्व होगा, ठीक है, मोमेंटम तो कंजर्व होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या बोल रहा है पहले ध्यान दो। M1 have velocities v1 and v2 respectively time t, their velocity becomes v1 dash and v2 dash in time t while still moving in air। तो कह रहा है हवा में कोई, देखो किसी मास को, दो मासेस है उनको प्रोजेक्ट किए, अब वो हवा में है, फिलहाल हवा में है, तो वहां पर क्या एक चीज लग रहा होगा बेटा, हवा में है तो ग्रेविटी लग रही होगी, ग्रेविटी है तो वर्क डन, वहां पर क्या है पोटेंशियल एनर्जी हो रहा होगा, वहां पर वेट हो रहा होगा, ठीक है। तो जो मोमेंटम का, चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला होता है बेटा फोर्स इनटू टाइम होता है। मोमेंटम क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। फोर्स हमारा क्या होता है, मास इनटू जी, क्यों, क्योंकि हवा में कोई चीज है तो टोटल मास m1 प्लस m2 इंटू जी, टाइम रखा है t, और मोमेंटम का चेंज तो यहां से निकाल ही लोगे, यही तो पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है। मोमेंटम का चेंज मतलब क्या होता है बेटा, अरे मोमेंटम का चेंज मतलब क्या, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनको माइनस करो, यही तो पूछ रहा है। इतना बड़ा पूछ रहा है तो डर जाता है इंसान, इसको आपको सॉल्व करना है, उससे क्या लेना देना है। तो मैं बोल रहा हूं इसको भी नहीं सॉल्व करते, टाइम पास था, क्यों ये सब करते, सीधा सीधा अगर समझते कि कोई चीज हवा में है तो टोटल यहां पर क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, फोर्स दे रखा है मास इनटू जी मतलब वेट, और मास टोटल होता है m1 प्लस m2 इंटू जी। तो यार आपको ये सब जरूरत नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो शॉर्टकट आप कहीं अगर दोबारा आया तो आप शॉर्टकट यूज कर दोगे, अगर हवा वाली बात करेगा तो फोर्स चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इनटू टी, ठीक है, काम हो जाएगा। चेंज इन मोमेंटम पूछ रहा है, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी, आइडेंटिफाई द करेक्ट चॉइस, कह रहा है इसमें से करेक्ट चॉइस क्या है आप बताओ। पहली बात बोल रहा है, इन एन इलास्टिक कोलिजन देयर इज नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। अरे यार इलास्टिक कोलिजन में, इन इलास्टिक अगर कोलिजन रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी लॉस होती ही होती है, शुरुआत में ही बताया, तो ये पहला तो गलत है। ड्यूरिंग अ कोलिजन द लीनियर मोमेंटम ऑफ इंटायर सिस्टम ऑफ द पार्टिकल इज कंजर्व्ड, सही बात है। तो कोलिजन अगर होगा तो इंटायर सिस्टम मोमेंटम में कंजर्व्ड ही होगा, इन इलास्टिक में भी मोमेंटम कंजर्व होता है, बस परफेक्टली इलास्टिक रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व हो जाता है, ठीक है। देयर इज, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, भाई आप अगर जबरदस्ती कुछ करना चाहो तो वहां पर कंजर्व कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है, अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगा दोगे। तो ए इज रॉन्ग, बी इज राइट यार, और क्या, ए इज रॉन्ग, बी इज राइट, ओके। अ ब्लॉक ऑफ मास m moving with frictionless surface at speed v collide elastically a block of same mass, ठीक है, एक ब्लास्ट यहां पर v1 बराबर है, u1 बराबर है v, u2 बराबर है 0 चुरकी रुका हुआ है, v1 बराबर है फाइनल वेलोसिटी v1 बराबर v1, और v2 बराबर आपसे पूछ रहा है, देखो ना, the move at an angle theta with the initial direction of and has speed v1, the speed of the second block will be, तो speed of the second block क्या होगा। तो बेटा यहां पर वेस्ट नहीं करना, फॉर्म हमेशा ऑप्शन जरूर देखा करो, ऑप्शन से बहुत ज्यादा दिमाग काम करता है, याद रखना। तो ऑप्शन से पता चल रहा है कि यार यहाँ पर बार बार स्क्वायर करके आंसर आ रहा है, तो स्क्वायर करके आ रहा है, और परफेक्टली एक कोलिज क्या है बेटा, देखो ना यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन बोल रहा है, इलास्टिक कोलिजन बोल रहा है तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल फाइनल के बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड होगा, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, v1 प्लस v2 स्क्वायर, सीधा सीधा फार्मूला लगा, m हर जगह कट जाएगा, 1/2 1/2, तो आ जाएगा u1 स्क्वायर प्लस u2 तो 0 है, देखो ना
v1 स्क्वायर प्लस v2, सीधा v2 आपको निकालना है, सेकंड में आंसर आ जाएगा v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, तो v अंडर रूट v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो, सिंपल है यार एकदम। तो थोड़ा सा दिमाग लगाया करो कि कंजर्व काइनेटिक एनर्जी की मोमेंटम, हमेशा मोमेंटम ही ना रहो, देखा करो ऑप्शन कैसा है ना, तो काम हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ बॉल केप्ट 20 मीटर हाइट फॉल्स फ्रीली, ठीक है, फॉल्स फ्रीली, ओके, फ्रीली मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो और क्या, डाउनवर्ड एंड हिट द ग्राउंड, ओके, द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 0.4, तो यहां पर वेलोसिटी पहले बताओ तो बेटा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, ये मिल जाएगा। तो बोला कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर 0.4 है तो वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट रिबाउंड इज, तो कह रहा है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है 0.4, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है बेटा सेपरेशन डिवाइड बाय अप्रोच, रिबाउंड डिवाइड बाय स्ट्राइक। अब देखो सेपरेशन डिवाइड बाय स्ट्राइक, सेपरेशन आपसे पूछा है मतलब रिबाउंड पूछा है, और स्ट्राइक जो किया है वो वेलोसिटी कितना है बेटा 20 मीटर पर सेकेंड, तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई सेपरेशन आ जाएगा 2 4 जा 8, 20 इंटू 0.4 8 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। ये सेपरेशन बोलो या इसको रिबाउंड बोले एक ही बात है, ठीक है, रिबाउंड बोलो या सेपरेशन बोलो एक ही बात है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है बेटा, छोटा सा क्वेश्चन लेकिन काफी इसके अंदर क्या है समझने वाली चीज है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन बेटा ऑलरेडी मैं करा चुका हूं, ठीक है, तो इसको इसलिए मैंने ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, इसलिए मैंने उसको नहीं लिया यहाँ पर। अब ये देखो एकदम बहुत ज्यादा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, अक्सर इसको नहीं कर पाएंगे। अ बुलेट ऑफ मास m हिट्स अ टारगेट मास कैपिटल M, तो ये बुलेट है बेटा, यहां पर बुलेट है, ठीक है, और ये कैपिटल M मास से हिट कर रहा है एंड गेट इम्बेडेड, जैसे हिट किया ना इसी के अंदर ये मास खुद समा गया, ये बुलेट क्या है इसी के अंदर समा गया, ठीक है, एंड राइज अ हाइट ऑफ h, और इसके अंदर ये राइज कहां पे चला गया, कितना कितना उड़ गया हाइट h। तो पहले जो बुलेट था इसका इनिशियल वेलोसिटी u1 रहा होगा, फाइनली इसके अंदर समा गया तो फाइनल वेलोसिटी इसका 0 हो गया होगा। पहले ये रुका था तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितना रही होगी बेटा 0, बाद में इसकी वेलोसिटी मान लो दोनों का एक वेलोसिटी कॉमन वेलोसिटी से जा रहा होगा यार, सिंपल सी बात है, दोनों मास ऑफ बुलेट और दो ये मास दोनों एक कॉमन वेलोसिटी से जा रहे होंगे, फार्मूला लगाएंगे वही चीज यार, m1 u1 प्लस m2 u2 ये लगाएंगे, जो शुरुआत में ये पहली वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी बुलेट की जो वेलोसिटी होगी फाइनल वो 0 है, और ये 2 मास 2 अगर देखा जाए अब सिचुएशन में फाइनली मास 2 जो है हमारा फाइनली ये m प्लस कैपिटल M हो चुका होगा, क्यों, इसके अंदर गोली चली गई है ना, तो m प्लस M और इनकी वेलोसिटी कोई v है, ठीक है, तो अभी आपको मिलेगा m प्लस एम इंटू वी इज इक्वल टू mu, तो u बराबर आपको आ जाएगा m प्लस एम डिवाइड बाई v। अच्छा इतने पे काम नहीं चला, ये कुछ हाइट h तक चला गया, अच्छा हाइट h तक चला गया तो फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी भी तो देखना पड़ेगा, पहले तो रुका था तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है प्लस 2gh, तो v बराबर आ जाएगा 2gh, अक्सर v बराबर 2gh होता भी है, यहां पर आप रख दो v बराबर 2gh, तो ये आ जाएगा m प्लस एम डिवाइड बाई m इंटू 2gh, है ना, ऐसा आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, थोड़ा सा इत्मीनान से आप देखो और करो प्लीज, फिर मजा आएगा, इसमें बहुत कुछ है। नेक्स्ट है, बॉडी फॉल्स ऑन अ सरफेस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0.6, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे रखा है, फ्रॉम अ हाइट 1 मीटर, हाइट दे रखा है बेटा, देन द बॉडी रिबाउंड टू इट्स हाइट इज, तो कह रहा है h2 बताओ कितना होगा, इज इक्वल टू h2 अपॉन h1 होता है यार, यही होता है वेलोसिटी रिबाउंड डिवाइड बाय वेलोसिटी स्ट्राइक, बहुत सारा फॉर्मूला लिख दिया मैंने, हाइट 2 बताना है तो इसको स्क्वायर कर दो, 0.6 का स्क्वायर करो 0.36 हो जाएगा, h2 डिवाइड बाय h1 कितना है 1 मीटर, h2 मिल गया 0.36, ठीक है, मीटर में याद रखना, मीटर है तो मीटर में आ जाएगा आंसर, ठीक है, ये मीटर में आ जाएगा, सिंपल है ना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो बेटा, a wooden block of mass m moves with velocity v, ठीक है, इसकी वेलोसिटी v है याद रखना, and collides with another block 4m which is at rest, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, आफ्टर कोलिजन ब्लॉक मास m comes to rest, कह रहा है कोलाइड करने के बाद ये वेलोसिटी इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया और इसकी फाइनल वेलोसिटी बताओ। अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, जो दिल करे वो करो यार,
m1 u1 plus m2 v2 is equal to m1 v1 plus m2 v2। ठीक है, वही यार इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का क्या लेना देना है यहाँ पर। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम, यहाँ पर रिस्क नहीं है यार, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं, ये तो कंजर्व है ही ना। यहाँ पर आपको बताना है क्या, v2 तो v/4 हो जाएगा प्लीज, तो यहाँ पे v2/v/4 हो जाएगा, यही है ना। अच्छा, v/4, तो e क्या है, तो यहाँ पर बताना क्या है यार, द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बताओ। अच्छा, तो वेलोसिटी 2 तो मिल गया, तो वेलोसिटी 2 नहीं पूछ रहा था यार, ध्यान दो, तो यहाँ पर मैंने ये जो वेलोसिटी 2 निकाला है, तो वेलोसिटी 2 अगर पूछा होता तो ऐसा कर सकते थे, तो वेलोसिटी 2 तो नहीं पूछा यार उसने। ठीक है, वेलोसिटी 2 नहीं पूछा, उसने सीधा सीधा आपसे बोला है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो क्या इतना ये नौटंकी करने की जरूरत थी यहाँ पर, अच्छा जरूरत थी क्या, v2 माइनस v1 डिवाइड बाई u1 माइनस u2, v2 माइनस v1, v1 तो जीरो है, u1 v है, u2 जीरो है, तो यहाँ पर v2 की जरूरत पड़ती है यार, ऐसा नहीं है, ये देखो ना v2 की जरूरत पड़ती है बेटा, v2 रख देते v/4, अभी v कट जाता 1/4 मतलब 0.25। मस्त है यार क्वेश्चन, 1 मिनट के अंदर ही होगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो स्पीड और चीजों को समझना पड़ेगा बेटा, प्रैक्टिस की जरूरत है। आप समझ रहे होगे कि आपका क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, अ बॉल ऑफ मास m falls from height h on a floor from the coefficient of restitution is e after 2 rebounds। ठीक है, बॉल पहले गिरा, एक बाउंड इसको बोलते हैं, दोबारा यहां पर रीबाउंड, तो h3 बताना है। ठीक है, अटेंड बाय द बॉल इज, E बराबर h2 अपॉन h1 होता है 2 के लिए, तो E स्क्वायर बराबर हो जाएगा, तो h2 बराबर हो जाएगा E स्क्वायर इंटू h1। अब दूसरा रिबाउंड बोलेंगे तो h3 डिवाइड बाई h2 हो जाएगा, अब h3 हो जाएगा E स्क्वायर इंटू h2, h2 ऑलरेडी यहाँ पर मिला है बेटा, E स्क्वायर पे पावर h1, तो यहाँ पे हो जाएगा E पे पावर 4 h1, फॉर्मूला सीधा लगा दिया। ये आप डायरेक्ट सीधा बता रहा हूँ, नंबर ऑफ रीबाउंड। आप बोलोगे सर शॉर्ट ट्रिक तो आप नहीं बताते, वही तो मैं बोल रहा हूँ, पहले समझा दिया, फिर इसको मैं अपने हिसाब से ट्रिक बोलता हूं। ठीक है, ट्रिक क्या है कि नंबर ऑफ रिबाउंड के लिए फॉर्मूला लिख दो, HN इज इक्वल टू E पे पावर 2n H1। एक रिबाउंड अगर बोलेगा, एक बाउंड अगर हो रहा है, अगर एक रिबाउंड हो रहा है तो H1 बराबर E पे पावर 2 इंटू H, दो हो रहा है तो E पे पावर 4 इंटू H। ठीक है, तो दो हो रहा है तो 2, तो 2 होगा, तो यहां पर 1 होगा। ठीक है, जैसा भी है, तो ये दो रिबाउंड होगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट H से चालू होता है, तो H3 होगा H1, ये H2 बराबर H1 है। ठीक है, ऐसे चलता है, यही H2 से ही चालू होता है कहानी, बात समझे, तो 1 2, ठीक है, उसके बाद 3 1, जैसे ये शॉर्टकट तरीका है। जितने बार, अगर 10 बार रिबाउंड हो रहा है तो 20 हो जाएगी, E पावर 20 H1। ठीक है, डायरेक्टली चाहो तो ये फॉर्मूला याद रखो, क्योंकि डायरेक्ट कभी आ जाए तो आप किस्मत लगेगा कि हाँ यार किस्मत ठीक थी, डायरेक्टली आ गया, काम खत्म। देखो आप पढ़ने लिए कितना ज्यादा पढ़ते बेटा, लेकिन उसमें से फिर थोड़ा सा आता है, लेकिन ये जो चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन है बेटा, हर एक कदम पर काम आएगा। मतलब आपको लग तो रहा है कि ये चैप्टर ठीक है यार, यहाँ पर 1 मार्क 2 मार्क मतलब 1 2 क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे सोच नहीं सकते, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज्यादा चैप्टर का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, बहुत सारे चैप्टर को कंबाइन करके बनाया गया, तो दिखता है खाली ऐसा सिंपल भोला भाला, लेकिन है बहुत जबरदस्त। तो a sphere of mass m moving with velocity v collides head on head another sphere of mass same mass which is at rest। तो एक another mass है जो रेस्ट पर है, ratio of final velocity of the second sphere to the initial velocity of first sphere। तो अब आपको बताना है v1 u2 दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी का रेशियो बताना है, v2 अपॉन v1 बताना है, मास सेम दे रखा है, तो m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2 लगाएंगे, यहां पर v बराबर v1 plus v2 होगा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फार्मूला लगाएंगे बेटा, E is equal to v2 upon v1 minus u2। ठीक है, अब यहां पर तो u1 v है तो मैंने रख दिया, तो u1 v रखते और v के जगह पर है v1 plus v2, तो मैं सीधा ये वाला काम करता, E is equal to, ये पेन से अलग रख कर रहा हूं ताकि आपको मालूम रहे मैं अलग से क्या किया हूं, v1 और डिवाइड बाई v था ना, u1 तो v है और u2 तो हमें मालूम नहीं 0 है, तो v की जगह पर क्या लिख सकते हैं बेटा, v1 प्लस v2। अब आपको बताना क्या है, अब आपको बताना है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बताना है, नहीं v2 अपॉन v1 बताना है, तो मैं यहां पर v1 डिवाइड करता और यहां पर भी v1 डिवाइड करता। ठीक है, ये v1 और ये v1। अब कहीं ना कहीं
बहुत सारे मेथड है, चाहो तो ये करते, चाहो तो और भी तरीका है, और भी तरीका वो अपना सकते हैं। देखो यार दूसरा तरीका अपनाओ बेटा, आपके पास बहुत सारे जुगाड़ आपके भी होंगे, प्लीज कमेंट करना अगर कोई जुगाड़ है तो आपके पास। मैं सीधा सीधा 1/e करूंगा, ये नया जुगाड़ लगा रहा हूँ, v1 प्लस v2 डिवाइड बाई v2 माइनस v1। अब मैं यहाँ पर क्या काम करूँ, एक इधर प्लस कर दो और एक इधर प्लस कर दो, देखो ये जुगाड़ काम कर रहा है कि नहीं, तो थोड़ा टाइम बचा लेगा, नहीं तो फिर वो सब तो है ही है यार, डिवाइड कर दो हर जगह, सॉल्व करो आपस में, ये हो जाएगा 1 + e डिवाइडेड बाई e, है ना, 1 + e डिवाइड बाई e। अच्छा ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा v1 प्लस v2 और प्लस v2 माइनस v1 डिवाइड बाई v2 माइनस v1। अच्छा इतना भी आसानी से नहीं होने वाला, v1 v1 कट जाएगा, यहाँ पे 2v2 है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 + e डिवाइड बाई e इज इक्वल टू 2v2 अपॉन v2 माइनस v1। ठीक है, इस फॉर्म में भी नहीं आने वाला है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है, और e की जगह पर आपका आया कितना है, v2 माइनस v1। देखो ना, हाँ यार ये तो जुगाड़ हो जाएगा, देखो ना e की जगह पर हमारा निकला कितना है, v2 माइनस v1 डिवाइड बाई v, तो v2 माइनस v1 डिवाइड बाई v2। अच्छा तो फिर काम हो जाता है, यहां पर क्या बोल रहा है बेटा, v2 अपॉन v1, तो इसको इधर लेके आ जाओ। एक बात है, v2 माइनस v1 अगर यहां पे देखा जाए तो, यहां पर देखा जाए v2 माइनस v1 ये हो सकता है e इंटू v, ये तो हो सकता है ना, बहुत सारे मेथड है सॉल्व करने के, आपकी मर्जी है। v2 माइनस v1 की जगह पर 1 + e डिवाइड बाई e इज इक्वल टू 2v2, और v2 माइनस v1 की जगह पर बोल सकते हैं बेटा e इंटू v, देखो ना v2 माइनस v1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, e इंटू v, e इंटू v, ठीक है, e इंटू v, ये तो बोल सकते हैं बेटा। v2 माइनस v1 की जगह पर आप बोल सकते हो e इंटू v, यहाँ पर e इंटू v रखेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा 1 + e डिवाइड बाई 2, ये v2 अपॉन v हो जाएगा, 1 + e डिवाइड बाई 2 ये हो जाएगा v2 अपॉन v। आपसे पूछा क्या है, द रेशियो ऑफ फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड स्फीयर टू द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट स्फीयर, ठीक है, तो सेकेंड स्फीयर डिवाइड बाई फर्स्ट स्फीयर ये हो जाएगा 1 + e डिवाइड बाई 2, ठीक है। आप चेक करना यहाँ पर कुछ मिस्टेक है तो बताना प्लीज, ये मेथड मैंने किया या दूसरा मेथड आपको देख रहे हो v2 मैंने डिवाइड किया है, तो इसको भी चेक करना प्लीज, बताना कि क्या आंसर है, ठीक है। यहाँ पे टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं पाऊंगा मैं, इसलिए जल्दी से यहाँ से मूव कर रहा हूँ। A ball at rest falls vertically on a ground from a height 5 meter. The coefficient of restitution is 0.4. The maximum height of the ball after the first rebound. फर्स्ट रिबाउंड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर बराबर h2 डिवाइडेड बाय h1, e दे रखा है यार, ठीक है, h2 डिवाइडेड h1 हमारा 5 है, तो h2 मिल जाएगा कितना, मल्टीप्लाई कर दो यार 0.8 मीटर, ठीक है, 0.8 मीटर, तो कुछ है नहीं इसमें मगजमारी टेंशन कुछ भी नहीं, ओके। नेक्स्ट है बेटा, two particles of masses m1 and m2 moving with velocities v1 and v2 in opposite directions collide elastically, दोनों collide करें elastically, ठीक है, and after collision m1 m2 moves with velocities v2 and v1। अच्छा पहले वेलोसिटी v1 और v2 है, बाद में यही वेलोसिटी आपस में इंटरचेंज हो रहा है, इसको v2 मिल जा रहा है, इसको v1 मिल जा रहा है, फार्मूला वही लगाओ यार, m1 v1 plus m2 v2 is equal to u1 u2 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2, वही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ। अब पहले की वेलोसिटी पहला ये दे रखा है, उसकी वेलोसिटी दे रखा है m2 और v2, तो यहाँ पे v2 दे रखा है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी आपस में दे रखा है वही रखो, इसमें उल्टा वेलोसिटी दे रखा है वो रखो, आपस में सॉल्व करो, पक्का यार ऐसे सेम कॉम्बिनेशन बनेगा, और v1 और v2 जो है हमारा वो वेलोसिटी हमेशा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है, v1 वेलोसिटी का जो रेशियो मिलेगा हमेशा 1 मिलेगा, इसका कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। चेक करना अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने मतलब मासेस वेलोसिटीज उल्ट, इसका इसको दे रहा है, इसका इसको दे रहा है, तो हमेशा क्या होगा, जो वेलोसिटी का जो रेशियो होगा वो सेम आएगा, ठीक है, वेलोसिटी का रेशियो सेम आएगा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन बेटा, अब ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन है यार ये, ठीक है,
ये हल्के में नहीं लो। A body of mass m is suspended by a string of length l. Another identical mass m moving horizontally with velocity under root 2 gl. तो u1 दे रखा है v बराबर अंडर रूट 2 gl। ठीक है, कोलाइड्स इन इलास्टिकली, ये कोलाइड कर रहा है इन इलास्टिकली, द इंक्रीज इन टेंशन जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो पहले अगर मान लो कोई वेट था यहां पर लटका हुआ था, तो इसका जो टेंशन था वो mg था। यार ये लटका हुआ है, ये जो टेंशन है वो mg है, ना चल रहा है ना दल रहा है, कुछ नहीं, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। बाद में जब टकराया तो इसका टेंशन के अंदर बदलाव आया, मान लो ये T2 हुआ, टेंशन के अंदर बदलाव आया। अब वो टेंशन के अंदर बदलाव कितना आया वो निकालना है। टेंशन के अंदर बदलाव जो आता है बेटा वो फॉर्मूला है डायरेक्ट 2mv² डिवाइड बाय l प्लस 2mg, ये फॉर्मूला होता है, याद रखना, ये फॉर्मूला होता है mv² डिवाइड बाय l प्लस mg इंटू 2। ठीक है, अब यहाँ पे टकराने के बाद यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी पहले उसको देखना पड़ेगा। अब इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, m1 u1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। दोनों टकराने के बाद सेम वेलोसिटी से गया होगा, चूंकि इनइलास्टिक है, इनइलास्टिक मतलब उसके अंदर चिपक गया, तो मास तो दोनों का सेम है, तो mv प्लस mv 2mv हो जाएगा, mm हर जगह कट जाएगा तो v मिलेगा। v जो मिलेगा v² उसको यहाँ पे उठा के रख दोगे तो टेंशन मिलेगा, टेंशन जो हमारा यहाँ पे 2 मिलेगा, टेंशन 2 मिलेगा तो बोल रहा है चेंज इंक्रीज इन टेंशन कितना है, तो पहले टेंशन mg था, बाद में 3mg हो गया, तो कितना इंक्रीज हुआ 2mg ना, है कि, तो 2mg आंसर आ जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज इसका प्रैक्टिस जरूर करना, जल्दी से नहीं होने वाला ये। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करा चुका हूं बेटा। ठीक है, अब यहां पर आ गया फिर से वैसे ही क्वेश्चन, उसी तरीके से है, फिर से यहां पर आपसे पूछ रहा है क्या, एम ए और एम बी पूछ रहा है ना, वेलोसिटी बी सेम होता है, यहां पर एम ए और एम बी पूछ रहा है। तो अब फिर से यहां पर देखो, टू मासेस एम ए और एम बी मूविंग विद वेलोसिटी वी ए एंड वी बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, कोलाइड इलास्टिकली। आफ्टर द कोलिजन एम ए एंड एम बी मूव्स विद वेलोसिटी वी बी एंड वी ए। ठीक है, वी बी एंड वी ए। तो आपसे बोल रहा है कि एम ए और एम बी में क्या रिलेशन, एम ए अपॉन एम बी क्या होगा, ये पूछ रहा है। एम ए अपॉन एम बी क्या होगा ये ध्यान देना है। तो एम ए अपॉन एम बी कैसे निकालेंगे यार, तो सिंपल, अब आपके पास सीधा वही फॉर्मूला लगाओगे, क्या, m1 v1 प्लस m1 u1 प्लस m2 e2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब वही सिचुएशन m1 a1 m2 b2, और आपसे पूछा क्या है, जो पूछा अब उसके फॉर्म में लाना है, जो पूछा है उसके फॉर्म में लेके आना है। इससे पहले जो क्वेश्चन था वहां पर वेलोसिटी पूछा था, तो वेलोसिटी का रेशियो दोनों का सेम हो जाएगा, v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मास जो है वो सेम रहेगा, v1 बराबर v2 रहेगा। ठीक है, एक सेम उसी का क्वेश्चन है समझ लो, लेकिन यहां पर सिचुएशन बदल के पूछ रहा है, कह रहा है एम ए अपॉन एम बी बताओ। क्या पूछ रहा है आपसे, एम ए और एम बी बताओ, इनका रेशियो, तो मैंने हर जगह एम बी से डिवाइड कर दिया, तो कुछ इस तरीके से आया, सॉल्व किया। ये आपका कहीं ना कहीं अगर वेलोसिटी वी डैश नहीं है, ये वी बी और वी ए है, तो ये कट जाता है और 1 आता है, तो मास का भी रेशियो सेम होता है और वेलोसिटी का भी रेशियो सेम होता है। अगर दो चीजें आपस में टकराने के बाद वो उसकी वेलोसिटी से जाए, वो इसकी वेलोसिटी से जाए, तो हमेशा क्या होता है बेटा, जो वेलोसिटी का रेशियो है वो 1 होता है और मास का भी रेशियो कितना होता है, वो 1 होता है। अब आपके सामने लास्ट, फर्स्ट पार्ट का है लास्ट पार्ट, ग्राफिकल अप्रोच। ग्राफिकल अप्रोच के अंदर है बेटा कि अगर मान लो ज्यादातर क्वेश्चन आया फोर्स टाइम ग्राफ से, ठीक है, मोमेंटम होता है फोर्स इंटू टाइम, तो फोर्स इंटू टाइम का जब कभी भी एरिया निकालोगे तो हमेशा मोमेंटम मिलेगा। वैसे फोर्स इंटू वेलोसिटी का जब एरिया निकालोगे तो पावर मिलेगा, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का एरिया निकालोगे तो वर्क मिलेगा। ठीक है, तो ये 3 ग्राफ यहाँ पर पॉसिबल है, जैसे आपने पढ़ा हुआ है उसकी बात कर रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन कर लो यार सीधा सीधा, फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 3 kg एट रेस्ट on a frictionless horizontal surface shown in the figure, shown in the force against time, force time graph में दे रखा है। करेक्ट टाइम 1 सेकेंड के बाद आपको बताना है कि क्या होने वाला, वेलोसिटी क्या होगा। देखो, फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया निकालोगे तो मोमेंटम मिलेगा। ये है क्या है, एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है, दोनों का एरिया निकाल लो, 6 निकलेगा, 6 निकलेगा। ये क्या निकलेगा बेटा, मोमेंटम केजी मीटर पर सेकेंड, हाँ, या न्यूटन सेकेंड आएगा इसको।
ये मोमेंटम निकलेगा। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। मोमेंटम डिवाइड बाय मास इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हो जाएगा मास मोमेंटम डिवाइड बाय मास। मोमेंटम यहां से निकला और मास ऑलरेडी दे रखा है, देखो ना, डिवाइड कर देंगे, दोनों मिल जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। सिंपल है, ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा यार। दूसरा क्वेश्चन भी सेम है यार, 100%। देखो ना, फोर्स और टाइम, इसका एरिया निकालो, और आपसे पूछा है क्या, फोर्स इज अप्लाइड टू अ बॉडी ऑफ मास 2 kg एट रेस्ट on a frictionless horizontal surface as shown in the figure. The speed of the body in 1 second. फिर से वही यार, मास दे रखा है, आप एरिया निकालोगे, फिर से वही फॉर्मूला लगाओगे, वेलोसिटी बराबर हो जाएगा क्या, मोमेंटम डिवाइड बाय क्या, हमारा मास। अब मोमेंटम एरिया से निकलेगा और मास हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, है ना। मास डिवाइड कर, अरे यार इसका एरिया कितना हो जाएगा, 5 × 20 2, और ये इसका एरिया कितना हो जाएगा 10, और कितना है 10, और यहां पर कितना है बेटा 6, तो कितना हो जाएगा 6, है ना, तो 8 हो गया। देखो ना एरिया कितना हो गया 8, और मोमेंटम हमारा कितना है, मास कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। अब आप समझ रहे होगे कि क्या है यार, एरिया निकाल रहा हो तो मोमेंटम निकल रहा है, मोमेंटम एरिया कैसे निकलेगा, वो रेक्टेंगल है यार, सीधा सीधा। तो ऐसे हवा हवाई है, देखो ना समझाने में वो 30 सेकंड 20 सेकंड के अंदर हो रहा है, तो रियल में कितना टाइम लगेगा आप अंदाजा लगा लो। जो बोलते हैं ना कि सर बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ये कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ, बेटा थोड़ा पानी पी लूं, उसके बाद फिर पढ़ाता हूँ। ये आपका पार्ट नंबर 2 खत्म कर देता हूँ। ओके बेटा, तो यहाँ पर आपका जो फ्री बॉडी डायग्राम है, इसके अंदर आप क्या पढ़ने वाले हो यार, ठीक है, ये भी न्यूटन सेकंड लॉ पर ही बेस्ड है, टेंशन मत लो, ठीक है, कुछ नया चीज यहाँ नहीं होने वाला है। यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम्स के अंदर बेटा आप ब्लॉक्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, पुलिस के ऊपर आते हैं, एंड लिफ्ट के ऊपर आते हैं, 3 तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। अब ब्लॉक के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन आते हैं बेटा, तो यहाँ पर आप सामने देख रहे हो कि ब्लॉक पर हॉरिजॉन्टल ब्लॉक है, तो इस पर आ जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। ऐसा नहीं आता है ये कोई कि हॉरिजॉन्टल ब्लॉक खींचा जा रहा है तो फोर्स कितना होगा, ये हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं आता है जनरली। ये भी मैंने लिया हुआ है, ये क्या बोलते हैं, वर्टिकल ब्लॉक, मतलब इंक्लाइन प्लेन पे अगर रखा हुआ है तो इधर वाला कंपोनेंट mg sin थीटा होता है, इधर mg cos थीटा होता है, ये म्यू mg होता है। तो अभी तो आया नहीं है इस पर, लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं बेटा वो ब्लॉक को कंबाइन करने पर आते हैं। ऐसा देखो, 2 ब्लॉक आपस में कंबाइन कर दिया गया, रस्सी से जोड़ दिया गया, तो फ्री बॉडी डायग्राम जब लेंगे तो अगर इधर एक्सीलरेट कर रहा है तो ज्यादा वाला फोर्स माइनस कम वाला फोर्स, इधर बीच में फ्रिक्शन फोर्स होता है, ठीक है। इनके बीच में कौन सा फ्रिक्शन फोर्स रहेगा बेटा, कौन सा फोर्स रहेगा, फ्रिक्शन फोर्स। तो इनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स रहता है, तो इनके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स रहेगा तो ज्यादा वाला फोर्स माइनस कम वाला फोर्स इज इक्वल टू m2a, और यहाँ पर सिर्फ फोर्स फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, यहाँ पर 0, तो फ्रिक्शन फोर्स बराबर m1a। सेम सिचुएशन यहाँ पर टेंशन आ गया, तो यहाँ पर फोर्स माइनस टेंशन इज इक्वल टू m2a, यहाँ पर हो जाएगा टेंशन बराबर m1a। बस यही इसी पर क्वेश्चन सीधा सीधा मिलेगा देखने को, ठीक है। पुलिस पर क्वेश्चन आते हैं बेटा, मान लो एक पुली है यहाँ पर m1 और एक है m2, और पुली इधर मूव कर रहा है, मतलब m2 ज्यादा है m1 से, तो ज्यादा जो रहेगा तो मतलब वेट ज्यादा है, तो m2g माइनस टी बराबर m2a। अगर चल रहा है तो हमेशा बार बार एक्सीलरेशन ले लिया करेंगे। इसके लिए बात करो, ये टेंशन ज्यादा हो गया इसका, और एक्सीलरेट और इसका वेट कम हो गया, तो टेंशन माइनस m1g बराबर m1a। अब दोनों को ऐड कर दो, तो टेंशन यहाँ पे गायब हो गया, और यहाँ पर दोनों को ऐड करने पर क्या मिलेगा बेटा, माइनस m1 प्लस m2g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a। तो एक्सीलरेशन मिल जाएगा क्या, एक्सीलरेशन मिल जाएगा m2 माइनस m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू g, मतलब जो ज्यादा है उसका मास माइनस कम वाले का मास डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू g। ऐसा क्वेश्चन सीधा मिलेगा देखने को। ये भी उसी का एडवांस वर्जन है यार, कि मान लो कोई ब्लॉक है ऐसा पुलिस से जुड़ा हुआ है, फिर से m2g माइनस टेंशन बराबर क्या हो जाएगा बेटा m2a। यहाँ पर तो सिर्फ टेंशन है, और ये ब्लॉक अगर मूव कर रहा है, ठीक है, तो टेंशन इज इक्वल टू m1a। अगर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है तो टेंशन माइनस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू m1a, ठीक है, बाकी कुछ है नहीं इसके अंदर। अब फिर से यहाँ पे पुली लगाओ, तो फिर अगर इधर चल रहा हो तो m, इधर देखो ना, मैंने बोला इधर होता है mg sin थीटा, तो mg sin थीटा माइनस टेंशन इज इक्वल टू m1 इंटू a। अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो टेंशन ज्यादा हो गया, टेंशन माइनस m2g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m1a m2a, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके से इसका फ्री बॉडी डायग्राम की जरूरत क्या मैंने बताया, बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन आपके जो सिलेबस में आता है इतना खास नहीं आता है। लिफ्ट पर क्वेश्चन आता है बेटा, लिफ्ट पर क्या होता है
कि मान लो लिफ्ट रुकी हुई है या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तब तो आपका जो अपीयरेंट वेट रहता है वो सीधा हमेशा mg होता है, आपका वेट जितना है उतना ही फील होगा। लेकिन लिफ्ट अगर ऊपर की तरफ जाती है ना बेटा, तो हमेशा वेट ज्यादा फील होता है, mg प्लस। अगर एक्सलेट कर रही है तो, अगर एक्सेलेरेशन मान लो 9.8 है, तो आपका रिएक्शन फोर्स या जो अपीयरेंट वेट है वो हमारा कितना हो जाएगा, 2mg हो जाएगा। डाउनवर्ड लिफ्ट नीचे जा रही है तो हमेशा आपको जो फील होगा, तो वेट फील होगा हमेशा mg माइनस ए। अगर कहीं रस्सी टूट जाए या एक्सेलेरेशन g के बराबर हो जाए, रस्सी टूट जाएगा तभी हो पाएगा, तो हमेशा आपको वेटलेस फील होने लगेगा, वेटलेसनेस फील होने लगेगा, क्योंकि वेट आपका जीरो हो जाएगा। तो बस वही फॉर्मूला लगाना है और क्वेश्चन करने हैं, और क्या। अब आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन है, ये ब्लॉक है बेटा, द पुलीज एंड स्ट्रिंग shown in the figure are smooth and negligible mass for the system of remain in equilibrium angle theta should be। तो कह रहा है ये एक सिस्टम है, इसमें एंगल कितना होना चाहिए, इधर t है इधर थीटा है, तो बेटा इधर आएगा t cos थीटा, इधर t आएगा t cos थीटा। 2t cos थीटा बराबर √2mg, इनको रख दिया और आपस में थीटा निकल गया 1/√2। 1/√2 का मतलब कितना होता है बेटा 45 या π/4। ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है पहले, और अभी ऐसा ऑप्शन दे दिया cos इनवर्स 1/√2। ठीक है, ऐसा ऑप्शन दिया, कोई दिक्कत नहीं, कैसा भी देगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, यहाँ पर देखो फिर से दो ब्लॉक है आपस में जुड़े हुए हैं, यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स F1 होगा, यहाँ पर ऑपोजिट सेम फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, तभी जाके वो रुके हुए बैलेंस है। तो इधर धक्का मारोगे तो ये ज्यादा फोर्स माइनस ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इज इक्वल टू m इंटू ए। सर एक्सेलरेशन कहां से मिलेगा, अरे टोटल फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। फोर्स दे रखा है 5, मास दे रखा है 10, तो 0.5 यहाँ पे रख दो यार। 5 - 3 बराबर f बराबर 2 न्यूटन। चाहो तो यहाँ से ले लो, F1 बराबर m1 है, तो यहाँ पर जो F1 आएगा m1 है, तो m1 है हमारा 4 और a है 0.5, तभी 2 न्यूटन आएगा। जैसा करोगे आंसर आएगा ही आएगा, मैच होगा। ठीक है बेटा, तो डायरेक्ट सीधा सीधा जो कॉन्सेप्ट है उसी का यूज है, और क्या। अब यहाँ पर जो दे रखा है क्वेश्चन बेटा, two identical blocks each mass m are attached to the end of massless inextensible string which is passes over a pulley with fixed axis as shown below. A small mass m is now placed on the block B, the acceleration of which with which the two blocks move together। तो कह रहा है यहाँ पर ये B वाले मास में एक और छोटा सा मास रख दिया जाए, तो बेटा बताओ कि एक्सीलरेशन क्या होगा। अब आपको मेरे पास दो तरीके हैं, एक तो ये पूरा मास हो जाएगा m + m × g, वो पूरा रिलेशन निकालो और सॉल्व करके दिखाया। दूसरा हमारे पास मेथड यार जो अपने पहले रटा हुआ है कि एक्सीलरेशन जो होता है वो m2 - m1 डिवाइड बाय m1 + m2 × g। अब m2 ऑलरेडी जब आपको दे ही रखा है कि m2 मतलब ज्यादा वाला मास, तो ज्यादा वाला मास कितना है m + m, और कम वाला मास मतलब पहला मास वो m है, तो बस कहानी खत्म। इसमें क्या करना है, देखो ना यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है, बात समझ रहे ना बेटा, तो यहाँ पर रखा है, यहाँ पर फिर m1 और m2, तो m1 फिर क्या है m + m और एक है m2m। अब यहाँ पे सॉल्व करो तो देखो डायरेक्ट ही आ जाता है। तो अभी जस्ट जो मैंने शुरुआत में बताया वही यहाँ पर यूज कर सकते हो डायरेक्ट भी। ठीक है, तो पुलिस पे जो भी क्वेश्चन आएंगे वहीं से आएंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, मास m is suspended by a rope from a rigid support at end P as shown in the figure. Another rope tied at the end of Q pulled horizontally with force F। ठीक है, if the rope makes an angle theta, vertical tension T, string PQ is, तो PQ क्या बोल रहा है यार, क्या होगा। देखिए ये टेंशन PQ है, इसको इधर रिजॉल्व करेंगे T cos थीटा आएगा, नीचे है mg, तो T cos थीटा बराबर mg। और दूसरी बात, इसको इधर रिजॉल्व करेंगे तो T sin थीटा बराबर F होगा, तो T sin थीटा बराबर F, तो आपको T बताना है F/sin थीटा, या T बराबर mg डिवाइड बाय cos थीटा, कौन है जो मैच करा लो, खत्म। ठीक है, सिर्फ नाम रहेगा, ब्लॉक दिखेगा, लेकिन ऐसा रहेगा नहीं। अभी लो रस्सी वाला क्वेश्चन फिर से। अब यहाँ पर है two masses m1 and m2 are accelerated uniformly on frictionless surface shown in the figure। The ratio of the tension T1 and T2, T2 - T1, देखो T2 - T1 is equal to m2a। T2 मिल गया इधर, T1 इसके लिए क्या होगा, T1 बराबर m1 है, दोनों को डिवाइड कर दो, देखो ना ये आ जाएगा m1/m1 + m2। ठीक है, बचकाना ना बेटा, यहाँ पर कुछ खास नहीं रहेगा। अब आपके पास लिफ्ट वाला क्वेश्चन आ गया। लिफ्ट क्या है, द वेट ऑफ मैन इन अ स्टेशनरी लिफ्ट इज W1। स्टेशनरी लिफ्ट है तो बेटा हमेशा वेट होता है mg,
व्हेन इट इज मूविंग डाउनवर्ड, जब डाउनवर्ड की तरफ मूव करेगा तो mg प्लस ए होता है, याद रखना है। सॉरी, डाउनवर्ड के लिए क्या होता है, mg माइनस ए होता है, डायरेक्टली याद रखो, कोई जरूरत ही नहीं है। अब बोल रहा है कि इनका रेशियो जो है 4/3 है, इनका जो रेशियो 4/3 है, mg डिवाइड बाई mg माइनस ए। सॉल्व करो 4/3, यहाँ पे 4g, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या बोल रहा है, एक्सीलरेशन बताओ, यहाँ पे एक्सीलरेशन निकाल लो ना, एक्सीलरेशन मिल जाएगा g/4, निकाल लो। ठीक है, ये 0.2.5 भी हो सकता था अगर डायरेक्ट नंबर दे रखा होता। ठीक है, फिर से यहाँ पे क्वेश्चन, अ चाइल्ड स्टैंड्स ऑन अ वेइंग मशीन इनसाइड द लिफ्ट व्हेन द लिफ्ट इज गोइंग डाउन, जब लिफ्ट नीचे जा रही है तो g माइनस ए होता है, और एक्सीलरेशन रखा g/3, रख दो यार। तो 2mg डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना है बेटा, 20 न्यूटन बोल रहा है। तो कितना न्यूटन था उसका फोर्स, 20। जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी, एक्सीलरेशन g प्लस ए हो जाएगा, तो 4mg डिवाइड बाई 3, तो यहाँ पर वेट कितना होगा। तो अब यहां से मैंने क्या किया, mg को निकाल लिया, mg निकाला और इस mg पर यहाँ पे रख दिया। तो mg निकाला, यहाँ पे रख दिया, तो mg की जगह पर कितना, 30, 3 10 जाए एंड 10 4 जाए, 40 न्यूटन आ गया आंसर। ये आंसर नहीं सही था, इसको चेक करके देखा है मैंने। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट है द मास ऑफ द लिफ्ट is 200 kg when it is ascends का मतलब ऊपर जाना, acceleration of 4 meter per second square, the tension of the cable supporting the lift v, acceleration due to gravity। अरे यार सीधा सीधा ऊपर की तरफ लिफ्ट जा रही है तो mg प्लस ए, सीधा फॉर्मूला यूज करो ना, मास दे रखा है, g दे रखा है और a दे रखा है 4, रखो ना 2800 न्यूटन आ जाएगा। काहे लिए ज्यादा दिमाग लगा रहे हो, है कि नहीं, सिंपल है ना, सिंपल क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट मालूम है तो आराम से हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखो बेटा, ये भी एक नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, a metal wire has cross sectional area A and elastic limit E, the maximum upward acceleration is given, maximum upward acceleration समझ रहे हो ना, upward acceleration मतलब g प्लस से, सीधा सीधा ये वेट। ठीक है, अच्छा स्ट्रेस होता क्या है बेटा, फोर्स डिवाइड बाय एरिया, स्ट्रेस दे रखा है, यहाँ पर बोल रखा है so that stress does not exceed half of the elastic limit, स्ट्रेस दो रखा है वो E/2 रखा है, और यहाँ पर फोर्स डिवाइड बाय एरिया, फोर्स क्या हो जाएगा, EA डिवाइड बाय 2, यही फोर्स यही वेट है, EA डिवाइड बाय 2 रख दो। तो आपसे पूछा क्या बेटा, वो कह रहा था मास ऑफ द एलिवेटर, तो ये जो मास है वो कितना होगा, तो मास निकल जाएगा यार, EA डिवाइड बाय 2GA प्लस ए। ठीक है, सिंपल है, सारी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, टेंशन ना लो। ओके, नेक्स्ट है आपका सेंटर ऑफ मास बेटा, सिंपल। सेंटर ऑफ मास मतलब ये है कि आप कहीं पे हो, कोई भी चीज कहां पर एग्जैक्टली बैलेंस होती है उसको सेंटर ऑफ मास बोलते हैं बेटा। सेंटर ऑफ मास मतलब कि अगर सर्कल है तो उसका सेंटर ऑफ मास उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर ही है। तो रेगुलर बॉडी जो भी सिमेट्रिकल होती है उसका सेंटर ऑफ मास उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर ही होता है। लेकिन अगर मान लो बॉडी का शेप चेंज कर दिया जाए तो सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाएगा, मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। एक तरफ मास ज्यादा एक तरफ मास कम, तो सेंटर ऑफ मास बीच में थोड़ी ना होने वाला है। तो यही चीज है सेंटर ऑफ मास बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके अंदर है आपका लॉज ऑफ मोशन के अंदर आपके सेंटर ऑफ मास के अंदर क्या चीजें हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुन लो कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स होता है, लेकिन डिपेंड करता है शेप और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पर। ठीक है, ये जो है मटेरियल कहीं ना कहीं लाइज विद इन, अगर डिस्क की बात करो तो मटेरियल के अंदर लाई करता है, लेकिन अगर रिंग की बात करो तो आउटसाइड लाई करता है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है तो मैंने इसलिए यहाँ पर लिया हुआ है। ठीक है, अब सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चंस क्या है बेटा, सीधा सीधा सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला, चाहे जो कुछ भी बोले, एक्स डायरेक्शन में बोले तो m1 x1 plus m2 x2 डिवाइड बाय m1 plus m2 plus m3 डॉट डॉट सो ऑन। वेलोसिटी की बात करें तो m1 v1 plus m2 v2 डिवाइड बाय m1 plus m2। एक्सिस से बोले तो m1 a1 plus m2 v2 m2 a2 डिवाइड बाय m1 plus m2। अगर ओरिजिन की बात करेगा तो सेंटर ऑफ मास 0 होता है, तो कभी भी m1 a1 plus m2 a2 plus m3 a3 जो भी होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, तो इस पर क्वेश्चन मान लो एग्जांपल के आपके सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन है, 3 rods of same mass are placed as shown in the figure, the coordinates of the center of mass of the systems are। तो सेंटर पर क्या बोला, 3 rods same of mass placed as shown in the figure, the coordinates of center of mass। तो कह रहा है सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, तो सेंटर ऑफ मास यहां से नहीं ले पाओगे बेटा, m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 नहीं, सीधा सीधा आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि सेंट्रॉइड है ना, सुने होगे, तो इसका बीच और इसका बीच और इसका बीच सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड, या फिर सीधा फॉर्मूला m1 x1 plus m2 x2 डिवाइड बाय m1 plus m2 plus m3। अब लेना क्या रहेगा बेटा,
सेंटर पर, यहां पर इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर, तो जाके आपको सेंटर ऑफ मास मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रोइड मिल जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, ये है 0 और 0, तो यहाँ पर 0 रहेगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस है 0 और ए, तो एक्स बीच का कितना हो जाएगा a/2। वैसे a और 2a है तो कितना हो जाएगा, आधा a हो जाएगा और 0 है y। ऐसे यहाँ पर x1 x2 x3 y1 y2 y3, ठीक है, मास तो सबका सेम है तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, हर जगह कट जाएगा। तो अब यहाँ पर a1 a a2 a a3 0 रखा डिवाइड बाई 3, यहाँ पे आ जाएगा सेंटर ऑफ मास 2a/3। और मान लो y पे बोलेंगे सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, तो 0 प्लस a/2 प्लस a/2 रखेंगे, a/3 आ जाएगा, सिंपल है, बस वही है सेंटर ऑफ मास। ये हो गया तो फॉर्मूला बेस्ड। जनरली क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है बेटा, देखो अ मीटर स्केल इज सपोर्टेड ऑन अ वेज, देखो यहाँ पर एक वेज है एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो कह रहा है ये बीच में कितना होगा बेटा, ये टोटल कितना होगा 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर इधर होगा टोटल, है ना, 50 सेंटीमीटर। एक स्केल है 100 सेंटीमीटर का है, बीच में रखा है एक वेट। अब क्या बोल रहा है, our W weight is suspended 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर यहां पर एक एंड से जाओगे तो एक W वेट रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद 74 सेंटीमीटर पर एक 25 ग्राम का रखा हुआ है वेट, तो यहां से 74, तो यहां पर है बेटा, यहां पर यहां तक 50 है और 24 और ले लो, ठीक है। तो बोल रहा है कि यार वेट ऑफ द बॉडी इज दी W क्या होगा। अब आपको सीधा सीधा वही लगाना है यार, मोमेंटा, क्या बोलते हैं इसको, ठीक है, टॉर्क, ठीक है, टॉर्क मतलब क्या, इसका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे फोर्स वर्क, फोर्स W और मोमेंटम 30, यहाँ पे फोर्स 25 और वर्क क्या बोलते हैं अपना डिस्टेंस 24, तो m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2, है ना, या w1 x1 इज इक्वल टू w2 x2, ये लगाओ, आराम से आंसर आ जाया करेगा हमेशा, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब ये क्या बोल रहा है, सेम कहानी यहां पर भी है। In the system of two particles of mass m1 and m2, the first particle is moved by a distance d toward the center of mass. To keep the center mass unchanged, the second particle have to move by a distance. तो मान लो दो लोग ऐसे बैठे हैं बैलेंस है, अब अगर ये वाला इधर भागेगा, ठीक है, सेंटर की तरफ, तो होगा क्या बेटा, डिसबैलेंसिंग चालू हो जाएगा ना, तो इसको भी तो इधर भागना पड़ेगा, तो दोनों को आपस में इक्वल डिस्टेंस पे रहेंगे सेंटर से, या जो जिस पर बैलेंस है उसी पर रहेंगे, वो डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे तो बैलेंस रहेंगे। तो अब ये अगर d डिस्टेंस पे है और ये मान लो d2 है, तो m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2, या w1 d1 इज इक्वल टू w2 d2, तो यहाँ पे जो d2 आएगा वो m1 अपन m2 इंटू d ही आएगा यार। तो वही बोल रहा है m1 अपन m2 इंटू d, और सेंटर ही की तरफ मूव करना पड़ेगा, जो दूसरा मास होगा, दूर भागेगा तब तो ऐसे चला जाएगा ना यार, डिसबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन बेटा, 3 आइडेंटिकल मेटल बॉल्स each of radius are placed such that equilateral triangle is formed when the center of the 3 balls are joined। कह रहा है इन तीनों बॉल के सेंटर को ज्वाइन कर दिया जाए तो क्या होगा, तो कह रहा है द सेंटर ऑफ द मास कहां पे होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहां पर होगा बेटा, इसका क्या होता है, इसका सेक्ट, इसका और इसका, ये तीनों के तीनों सब बराबर है ना, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल तो कहां पे होगा, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, तो जो मीडियन होगा उसका इंटरसेक्शन जब करोगे तो ऑटोमेटिक क्या मिलेगा, सेंटर ऑफ मास मिलेगा। वैसे तो हमने वो पहला क्वेश्चन किया था, समझे कि नहीं, तो मीडियन का इंटरसेक्शन किया ऑटोमेटिक, तो पता चलेगा एग्जैक्ट रहेगा सारी चीजें, ठीक है। In case of system of two particles of different masses, the center of mass lies 2024 में है क्वेश्चन बेटा, तो कह रहा है पार्टिकल डिफरेंट मासेस सेंटर ऑफ मास लाइज, सेंटर ऑफ मास कहां पे लाइज करता है, हमेशा याद रखना लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द पार्टिकल्स, सेंटर ऑफ मास हमेशा एक जो ज्वाइन जिसमें मास जिससे मास ज्वाइन होता है उसी पर सेंटर ऑफ मास डिपेंड करता है, ठीक है, इसमें कुछ खास बात नहीं है। फिर से एक क्वेश्चन है, अ मेटल रॉड ऑफ वेट W इज सपोर्टेड बाय टू पैरेलल नाइफ A एंड B, टू पैरेलल नाइफ A एंड B, ठीक है। द रॉड इज इन इक्विलिब्रियम, रॉड इक्विलिब्रियम में है, द डिस्टेंस बिटवीन द नाइफ एंड नाइफ के जो बीच की डिस्टेंस है वो R दे रखा है, ठीक है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड एट डिस्टेंस x, तो सेंटर ऑफ मास जो दे रखा है वहां पर x है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास दे रखा है कितना, अच्छा वेट इसका W है बेटा, हाँ पहले दे रखा है,
और सेंटर ऑफ मास है कितना, ये हमारा x पर है, पहले वाला a का, तो दूसरे का कितना हो जाएगा r माइनस एक्स, कॉमन सेंस है यार, टोटल r है तो यहाँ पर x है तो r माइनस एक्स हो जाएगा। अब एक बात वही पुरानी बात, जो नीचे वाला फोर्स होगा ऊपर वाले फोर्स के बराबर होगा, तो मतलब W इज इक्वल टू NA प्लस NB होगा, ऊपर वाले दोनों फोर्स के बराबर, मतलब W इज इक्वल टू NA प्लस NB कैसे निकलेगा सर, अरे यार इसका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वही फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा NB, एनबी की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दो बेटा, एनबी की वैल्यू, एनबी के लिए भी यहाँ पर उठा के रखो, ये फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा। और बार बार एक ही टाइप, एक ही क्वेश्चन आता है, तो इसलिए आप अपने दिमाग को चेंज नहीं करो, और भी मेथड उसको सॉल्व करने के दूसरा मत अपनाओ। ये क्वेश्चन बेटा गलती से ऑसिलेशन का है, तो ऑसिलेशन आप जब मैं चैप्टर 12 स्टैंडर्ड में जब पढ़ाया हूँ, तो 12 स्टैंडर्ड में, हाँ तो अभी कर सकते थे आप, ट्राई करना, ठीक है, क्योंकि रिवीजन है तो आपको कहीं ना कहीं कर सकते थे, लेकिन हो सकता है कोई 11th में है और वो मेरा पूरा वीडियो देखा और वो रिवाइज करना चाहता है, या कोई चैप्टर उसको रिवाइज करना जल्दी जल्दी में, तो वो कर सकता है, तो उसके लिए वो काम नहीं आएगा, तो हटा दिया बेटा। यहाँ पर फिर से आ गया 80 सॉ ऑफ लेंथ, ठीक है, 80 सॉ ऑफ लेंथ 6 मीटर पाइवोटेड एट द सेंटर, ये है 6 सॉ लेंथ पाइवोटेड एट द सेंटर, तो यहाँ पर टोटल 6 मीटर है, तो यहाँ पर 3 मीटर, यहाँ पे 3 मीटर होगा, और एक बच्चा बोल रहा है 20 ग्राम, जो यहाँ पर बैठा है 20 ग्राम का, तो कह रहा है व्हाट शुड बी द अनदर चाइल्ड ऑफ 30 kg, तो एक बच्चा है जो 30 किलो का है, वो कहां पर बैठे, यहाँ पर बैठेगा तो ये इधर भाग जाएगा, बैलेंस चाहिए तो इधर कहीं भाग बैठना पड़ेगा सेंटर की तरफ, ताकि वो बैलेंस रहे, तो इसको सेंटर की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो मान लो यहां से ये x दूरी पर है, फॉर्मूला वही लगा यार, 30 इंटू एक्स इज इक्वल टू 20 इंटू 3, x बराबर आ जाएगा 2 मीटर बेटा, बहुत सिंपल है यार एकदम, ठीक है। तो ये हो गया पूरा पूरा रिवीजन बेटा, पूरे चैप्टर का रिवीजन हो गया। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ कमेंट करना चाहते हो, कुछ सजेस्ट करना चाहते हो तो बताओ। वैसे मैंने क्या किया है, लॉन्ग वीडियो पूरा बनाया और इसी सेम चीज को रिवाइज किया है। अब रिवाइज करने से, आप अगर रिवाइज करते तो आपको कहीं ना कहीं टाइम लगता, मुझे क्या लगा, 1.25 घंटे लगे बताने के लिए, तो मतलब 2 घंटे में रिवाइज हो गया। 2 घंटे में इस चैप्टर को इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, आप बैठोगे आपका टाइम चला जाएगा। इसकी जगह पर ईयरफोन लगाओ और सीधा ईयरफोन लगाओ, और ईयरफोन लगाने के बाद इसको चुपचाप देखते जाओ, जहां पर डाउट है वहां पर रुको और फिर उसको अपने तरीके से सॉल्व करो, काम खत्म। कुछ डाउट है तो मैंने डिटेल में बताया, लेकिन जो वहां पर बताया लॉन्ग वीडियो के अंदर, यहाँ पर ऑलरेडी सब मतलब सोल्यूशन है, समझा रहा हूँ। वहां पर एक होता है कि माहौल बना के बता रहा है चीजें, तो उसमें और इसमें फर्क होता है, तो जो उसको पढ़े रहो तो ये मजा आता है, ठीक है। तो बहुत आसानी से ये चैप्टर हमने कंप्लीट किया बेटा, ओके, थैंक यू, ठीक है। और प्लीज सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलना, और भी बच्चों में, और भी जो आपके जो है जो स्टूडेंट्स है, आपके जो साथ में है, उनको जरूर ये वीडियो शेयर करो यार, क्योंकि सबको फायदा होना चाहिए। क्योंकि जनरली ना एमएसटीसीटी से रिलेटेड वीडियो यूट्यूब पे नहीं मिलता है, ठीक है, वो भी इस तरीके से सारे के सारे क्वेश्चंस, और सिर्फ एमएसटीसीटी के जनरली लोग नहीं कराते हैं तो क्वेश्चन ज्यादा नहीं होता है, सिर्फ कॉन्सेप्ट कराते हैं। इसलिए ये मैंने वीडियो मैं बना रहा हूं, तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा। प्लीज अगर कुछ रहेगा जरूर याद करना मुझे। थैंक यू।